तो पिछले सेशन में हमने संवाद के संदर्भ में जितनी बातें भी की उसको एक बार समराइज करने का काम हम कर लेते हैं। ताकि उस पर फर्दर डिस्कशन हम आगे बढ़ा सकें। हम एक बार रुकना चाहेंगे, आराम से इसका समराइज करना चाहेंगे। और अभी हम करना क्या चाहेंगे, हम आपसे सुनना चाहेंगे। बताइए कौन बताएंगे, जहाँ माइक हो वहाँ से शुरू कर लीजिए। ठीक है भैया, करूँ? बढ़िया, आपके पास माइक है तो आपसे शुरू कर लेते हैं। हमने संवाद के संदर्भ में जितने सारे बिंदुओं पर बातें की, ठीक, उसमें से क्या आपके स्मरण में है, उसके समराइजेशन से हम काम को शुरू करते हैं। भैया जो सेकंड पॉइंट है, दोनों के शुभ को केंद्र में रख के संवाद करना, ये बहुत बार मिस हो जाता है हमसे। जब भी अब हम रिक्वेस्ट, डिमांड या रिक्वायरमेंट जो भी बताने जाते हैं, उसमें सिर्फ मेरा ही शुभ मैं देखती हूँ, ऐसा क्लियरली मेरे को दिखता है। तो ये चीज़ मेरे को पकड़ में आई भैया, और मेरी मेमोरी में अभी इतना है नहीं, तो इतना मैं शेयर करूँगी। क्वेश्चंस थे भैया, इसके बाद क्वेश्चंस को अभी रिस्पॉन्ड करते हैं, एक बार पहले उसको समेट लें। मैं जो कर रही थी उसके ऊपर से मैं देख पा रही हूँ कि हमेशा ऐसा होता था कि मैं मेरी बात मनवाने के लिए हमेशा संवाद करती थी, सहयोग के लिए नहीं, सहयोग देने के लिए भी नहीं या सहयोग लेने के लिए भी नहीं, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो सच साबित करने के लिए संवाद होता था, जो अभी समझ में आया कि गलत है। बढ़िया। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस का फॉर्मुलेशन है ना, ये अच्छा है। स्टेप 1 तो शुरू हुआ। समय के साथ इस पर काम करेंगे तो धीरे धीरे कई तरह से फॉर्मुलेट हो सकते हैं और बहुत बेहतर होते चले जाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही आंसर सही है, ये आंसर गलत है। हमेशा वो बेहतर फॉर्मुलेशन होने की पॉसिबिलिटी खुली रहेगी, उसको हम करते रह सकते हैं। दिनों दिन बेहतर होगा, दिनों दिन बेहतर होगा। जी भैया। मुझे जो एनवीसी का सबसे ज़्यादा प्रभावित किया ना, उसको, और अब तो जीवन विद्या के साथ मैं देखता हूँ कि उस कम्युनिकेशन को बहुत आसानी से ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो परफेक्ट एनवीसी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ उसको, ठीक है। बट मुझे उतना भी काम जो उन्होंने किया है उसका अपील ये भाग करता है कि 15 मिनट, मतलब लाइव वर्कशॉप में, मतलब आए हुए लोग हैं, लाइव वर्कशॉप है, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, कहीं कहीं तो 2 मिनट, कहीं कहीं तो एक प्रश्न पूछने के साथ आदमी के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। जस्ट सिंगल क्वेश्चन और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, इस्टेब्लिश। तो जैसे उसमें अगर आगे कम्युनिकेशन करना हो ना, एकदम सिंपल फॉर्मुलेशन है। अगर हमको ये पता है कि वो हमारे बताए हुए को, ठीक है, ये मान रहा है कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ, हम एकदम सिंपल कहेंगे कि देखो मेरी तरफ से तो मैं अपनी स्थिति को एक्सप्लेन करना चाह रही थी, क्या क्या बातें ऐसी लगी जिससे तुमको जस्टिफिकेशन लगा। हमको और जानने का अवसर मिलेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा ना अगला। और मेरा एकदम प्रश्न है कि भाई मैं तो अपनी तरफ से अपनी स्थिति को एक्सप्लेन करने का प्रयास करना चाह रही थी, क्या क्या चीज़ें ऐसी रही जिससे लगा कि वो जस्टिफिकेशन, ठीक, वो पता चले तो इम्प्रूवमेंट के काम हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना इतना कठिन नहीं है अगर कुछ बेसिक में भाव ठीक हो जाए और बेसिक में 2-4 टूल आ जाए। टूल का भी इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि अगला तो आपकी भाषा से ही शुरू कर रहा है ना बात को पकड़ने को, तो उस टूल का भी अपना महत्व है। तो फीलिंग होना ज़रूरी है और उस टूल का भी ठीक होना ज़रूरी है। उतना भर कर दीजिए, कहीं भी कम्युनिकेशन ईजिली इस्टेब्लिश हो जाता है। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। जी भैया। भैया हेलो, कहाँ है? इधर भी है। हाँ, देखिए आज पिछले 4 दिन से आपको सुन रहे हैं और
ये जो कम्युनिकेशन का चैनल की बात आई, तो अपना लाइफ एक्सपीरियंस मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि हमारे परिवार में हम 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोती और मेरा पोता। तो कम्युनिकेशन की बात री एम्फेसाइज होके जो आई है वो ये है कि अक्सर जब वो माता पिता अपने बच्चों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो अपने कमरे में बैठ के भी हमको उनके झगड़े की आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं, क्योंकि उनका यही होता है कि मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो, और बेटी कहेगी पोती कि मैं ठीक हूँ और आप गलत हैं। मगर जब वो हमारे पास आके बैठते हैं, दादा दादी के पास, तो हम लोग ये मान के कभी नहीं कहते उनसे कि भाई तुमने कपड़े ये जो पहने हैं, ये जो यहाँ से फटी हुई जो जीन्स है उसके ऊपर कोई आक्षेप करें। उसकी बजाय, या जो जोमेटो से खाना मंगा के आप लोगों को रोज़ रोज़ रात को खाने की आदत पड़ गई है तो उसको हम क्रिटिसाइज़ करें। तो हमारा डायलॉग जो है, जो संवाद है, वो इस तरीके से होता है कि भाई घर में ये बना हुआ है, अगर ये कम पड़ रहा हो तो थोड़ा बहुत मंगा लीजिएगा, परंतु उसमें शायद उतना आपको स्वाद तो मिल जाएगा मगर पौष्टिकता शायद ना मिले, ताजगी ना मिले। तो इस तरीके से अब जो आपके साथ बैठ के 4 दिन और गुजारे, या इससे पहले जीवन विद्या का जो एक्सपीरियंस रहा, उससे ये क्लियर हो गया कि डायलॉग को एस्टैब्लिश करने के लिए जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी मनोवृत्ति, उसकी इच्छाएं और उसकी सोच, पहले आप उसको केंद्र में रखेंगे तो आपको डायलॉग एस्टैब्लिश करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती नहीं है। जनरेशन 1 हो, 2 हो या 3 से अधिक भी हों, तो आपको उनको कम्युनिकेट करने में कहीं किसी तरह का दिक्कत पेश आती नहीं। बढ़िया। मैं अभी और सुनना चाहूँगा कि संवाद के संदर्भ में पिछले सेशंस में जो जो बात हमने की उसको कौन समराइज करेंगे, वरना लास्ट में मुझे समराइज करना मैं पड़ेगा। करता हूँ भैया, एक बार मैं कोशिश करता हूँ। नहीं तो मुझे करना होगा। मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, कोई और करना चाह रहा है? आते आते आएंगे। कौन कौन कर रहे हैं? हम तभी इसकी समरी सुनेंगे। कौन कौन? दीदी, योगिता दीदी, आप कर दो। दूसरे नए लोग करें ना, करिए। हाँ, आप कर दीजिए। देखिए अभी इस पर तो वरना मैं बात करूंगा, क्योंकि हमको फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं समराइज करूंगा फिर। भैया इसके बाद क्वेश्चंस भी ले लेना एक। हाँ, ले लेंगे ना। एक तो ये कि जब सुन रहे हैं तो अपने आप को साइड, जो मुझे याद रहे मैं सब पॉइंट्स बोल देती हूँ। जो हाँ, सुन रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं किसी को तो अपने आप को अलग रखकर और फिर सुने। प्लस एक कि जब हमने एडवाइस देने वाली बात करी थी तो वो था कि आप सुने और मतलब जब ज़रूरत पड़े पूछें, तब आप उस पर एडवाइस दें। एक पॉइंट था व्यवहार भाव को मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने से ईजियर हो जाएगी लाइफ। एक ये था कि अपीयरेंसेस से जज नहीं करना, मतलब अपीयरेंसेस से को इतना प्रायोरिटी नहीं दें तो ईजियर रहता है लाइफ में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप बार बार बोलते हो कि सामने वाला भी आपका अच्छा चाहता है, आप भी उसका अच्छा चाहते हो, वो जो पूरा सीक्वेंस है, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में एकदम घुस चुका है कि जब भी मैं कुछ बात करूँगी तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में आएगी कि मेरा बुरा नहीं चाह रहा है, इंटेंशन उसका भी ख़राब नहीं है, इंटेंशन मेरा भी ख़राब नहीं है, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से देख के कोई भी कॉन्वर्जेसन में आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा अगर वो देख लिया तो। और
कोई भी चीज़ करने के लिए बेबी स्टेप्स से स्टार्ट करो, जंप मत मारने की कोशिश करो, तो प्रोसेस वाइज ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। बढ़िया। और कौन बताएंगे? हाँ भैया, एक जो शेयरिंग थी वो रखना चाह रहा था। तो एक सेकंड, शेयरिंग को अभी हम करेंगे, पहले तो हम पॉइंट को समराइज करना चाह रहे हैं। पिछले वाले सेशन हाँ, का हाँ वही था। हाँ वही समराइजेशन करें हम, शेयरिंग को अभी हम करेंगे, पहले पॉइंट्स हम एक जगह मार्क करना चाह रहे हैं। तो पिछले वाले सेशन से मुझे जो एक बात पकड़ में आई वो ये कि संवाद के दौरान जब सामने वाले से संवाद हो रहा है तो जब वो कुछ भी बोल रहे हैं हमको, तो उसको ऐसा ना दिखना कि वो मुझे बोल रहे हैं करके, वो उनकी एक मान्यता है जिसको वो अभिव्यक्त कर रहे हैं हमारे संवाद के दौरान। उनके कुछ विचार हैं, उनकी कुछ मान्यता है, उसको वो अभिव्यक्त कर रहे हैं, न कि मुझे बोल रहे हैं। ऐसा अपने मतलब उससे थोड़ा सा अलग होकर देखना अपने से, और मूल में वो वास्तविकता का ध्यान मतलब बने ही रहे कि वो भी शुभ ही चाहता है हम एक दूसरे का, ऐसा। तो ये जो पिछले वाले में हुआ था वो। बढ़िया। और कौन बताएंगे? हाँ आते, वो माइक पीछे कर दीजिए वहाँ। भैया मेरे को भी कंक्लूजन ही करना। ठीक है। हाँ, अभी आपने संवाद की जो प्रक्रिया बताई उसमें कुछ स्टेप्स बताई जिसका ध्यान रखते हुए हमें संवाद करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज़ लाइक निश्चित जो भी सच्चाई है, क्योंकि हमें सबको पता होता है कि रियलिटी क्या है, उसको ध्यान रखते हुए हमें अपने भाव को ठीक रखना है। ठीक है। फिर सेकंड जो सॉल्यूशन है उसका, वो अपना और सामने वाला दोनों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। देन थर्ड, दोनों की नीड को ध्यान में रखते हुए, दोनों की नीड को। ठीक है। थर्ड, ऑब्जर्वेशन करना है उसमें, जो भी बात हो रही है उसमें, ना कि डायरेक्ट जजमेंट पे चले जाना है। इस वाली टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। फोर्थ, सामने वाला उस टाइम जो भी कुछ बोल रहा है वो उसकी मान्यताओं के, उसके संस्कारों के अकॉर्डिंग बोल रहा है, ना कि वो डायरेक्टली हमको ही बोल रहा है, मतलब अपने ऊपर डायरेक्टली नहीं ले लेना चाहिए। ये फोर्थ। एंड फिफ्थ इज़, फिर अपन को कुछ भी लग रहा है मतलब उसमें, तो हम प्रश्न पूछ लेंगे तो वो अपने लिए ही सहायक होगा, ऐसा कुछ। और वो प्रश्न जो उसकी मान्यता दिखाई देती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रियलिटी है, हाँ, वो दोनों को रख करके प्रश्न पूछने की बात है। और जो उसकी मान्यता दिखी है उसमें से जो सही वाला भाग है उसको हम स्वीकार सकें, अगर हमने ठीक किया है तो हम क्षमा मांग सकें, हम ठीक करने के लिए आगे काम कर सकें कि नहीं। और बताइए जी, अभी तो हम सुनेंगे। हाँ आप कुछ कह रहे थे? लेकिन भैया इसमें डिजायर अपनी रखनी, मतलब ये भी बताना है ना। हाँ, अपनी नीड तो हम बता ही सकते हैं, अपनी नीड को इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। हाँ वो कुछ कह रहे थे, कहिए। आप कुछ कह रहे? अरे माइक दे दीजिए, दे दीजिए। वो तो क्वेश्चन, हाँ मुझे याद है, पर पहले शेयरिंग को तो पूरा कर लें। जी भैया, अभी ब्रेक में अपने घर पे फ़ोन किया वाइफ को, और दिल्ली से मूव करना है, ऐसा बहुत लंबे समय से हमारा प्लान था, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जिस तरह से अपनी परवरिश की है, मैं चाहता था मेरा बच्चा उसी परवरिश में पले और नेचर के करीब रह के एकदम पले। लेकिन इस बात को रख पाने में मेरी असमर्थता मुझे दिखती रही हमेशा। जब आज उस कि वो भी शुभ चाहती हैं और स्वास्थ्य के संदर्भ में भी शुभ ही चाहती हैं, तो मैंने उनसे अपनी बात को ना करते हुए कि मैंने क्या किया, कैसे जिया, किधर रहा, सीधा सीधा एक सवाल उनके सामने रखा कि वो कैसा जीवन देखती हैं आगे, और दिल्ली एनसीआर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लाइफ क्वालिटी को लेकर के। तो उनका बहुत सीधा जवाब था कि मैं तो कब से सोच ही रही हूँ कि यहाँ से निकलना है ना। बस थोड़ा सा रास्ता मिल जाए तो उस तरफ चलने की फिर पूरी तैयारी हो जाएगी। तो अब वो रास्ता निकालने के लिए रास्ता बनाने की बात है, तो बहुत बढ़िया रहा भैया। बढ़िया। जिंदगी के बहुत सारे पहलू ऐसे ही हैं कि हम समस्या मान रखे होते हैं जो वहाँ होती ही नहीं है। भैया मुझे लगता है वो जो आपने बोला ना, संवाद से पहले की जो एक आपने चीज़ बताई ना, भाव, सेवा और सुविधा, तो ये जब सामने वाले को स्वीकृति बन जाती है ना, वो जो परिचय शिविर में बोलते हैं ना, समझदारी का प्रमाण जिम्मेदारी, तो मुझे लगता है वो जो जिम्मेदारी दिख जाती है वहाँ से वो तैयारी होती है संवाद की, और सामने वाला सुनने की तभी तैयारी होती, वो उस ड्यूरेशन में ही वो प्रिपेयर हो रहा होता है। बाकी हम कितना भी बोलते हैं ना
किसी भी फॉर्मेट में एक टाइम के बाद वो उसकी एक्सेप्टेंस बनती नहीं है। जैसे हमारी आपके प्रति ये स्वीकृति बन गई है कि आपने डेडिकेट कर दिया है, कुछ चीज़ें हैं, वो एक तरह की स्वीकृति बनी है आपके समर्पण से, तो वो कृतज्ञता के साथ हम सुन पा रहे हैं। आप जो भी प्रपोजल दे रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस बन रही है, तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं बनती मुझे लगता है। जो वो बैकग्राउंड तैयार नहीं होता है ना, तो हम किसी भी फॉर्मेट में बहुत देर तक मतलब अगर कंटिन्यू करते हैं और हमारा भाव और वो समर्पण नहीं, जो आपने कहा कि हम बोल दें कि भाई धन की भी तो ज़रूरत है ना सेवा में, हेल्प तो उसकी भी चाहिए, तो फिर वहाँ पे हम अपने आप को स्टेप बैक कर लेते हैं, तो वो बहुत नहीं कंटिन्यू हो पाता। बढ़िया। देखिए अगर भाव वो सब ठीक हो जाए तब तो ठीक ही है, वो नहीं भी हो तो झगड़ा करने से तो बेहतर है थोड़ा ठीक से बोल लेना। भाई बिना भाव के भी बोल ही रहे हैं तो कम से कम बातें ठीक हो जाए। और कौन बताएंगे? अभी तो मैं सुनने के ही मूड में हूँ। और हाँ, क्योंकि जो छूटेगा मैं वो सबको रिपीट करूँगा, नहीं तो बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। भैया आपने जो वो एक छिद्रान्वेषण वो जो लिखा था, तो उससे मतलब ऑब्जर्वेशन पे ध्यान गया, क्योंकि अभी तक मतलब दिमाग में भी ऐसी स्थिति है कि मतलब जैसे वाइट बोर्ड पे भी अगर एक डॉट होता है ब्लैक, तो हमारी पूरी वहीं पे जाती है, मतलब पूरा ध्यान हमारा वहीं आकर्षित होता है। तो अभी मतलब ध्यान में तो वो बहुत बना हुआ है, जैसे हम ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करिए उसको लिख तो देते वो हो जाता है, लेकिन जब कोई व्यवहार में मतलब जब चीज़ें दिखती है तो सहन नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो ध्यान आता है कि नहीं मानव सुखी चाहता है। जैसे इससे पहले जब प्रैक्टिस नहीं थी तो भी पहले तो ये बना हुआ ही था कि कॉम्पिटेंस उसमें नहीं है, बाकी वो करना तो सही ही चाहता है। तो इससे क्लियर मतलब एक चीज़ दिखी कि मतलब उस पर ज़्यादा उसको प्रायोरिटीज़ पे नहीं रख के उन्होंने मतलब ज़्यादा अच्छे काम को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ पे रखा है, वो चीज़ क्लियर हुई। बढ़िया। और कौन बताएंगे? हाँ भैया, संवाद के विषय में जो मैंने समझा कि संवाद की शुरुआत का जो एक प्रोसेस है वो किसी चीज़ के अभाव से शुरू होता है। मतलब एक संवाद का अभाव तो है ही, और उसमें हमें ये दृष्टि बना के चलना चाहिए कि जो सामने वाला हमसे संवाद कर रहा है तो विश्वास, सम्मान, स्नेह और कल्याण की भावना, कल्याण की खुद के प्रति और उसके प्रति एकदम ये भाव लेकर के संवाद को स्थापित करें तो मैं मानता हूँ हम और अच्छे से इसको देख सकते हैं जी। बढ़िया। पीछे दीदी माइक। हाँ भैया, मैं शेयर करूँ तब तक? नहीं, इनके पास है, ये कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ दीदी आप ही बोलो पहले। हाँ, तो संवाद के बारे में जैसे हम सभी लोग बात कर रहे हैं कि चाय में अदरक चाहिए, चाय ठीक नहीं है, तो कल ये संवाद के बारे में लेकर मैंने भाभी से बात की और भाभी ने बोला कि अदरक तो 15 किलो पड़ी है। तो देखो इतना बोलने के बाद आज सुबह वो अदरक वाली चाय मिल गई। हालांकि सब लोग अंदर अंदर बात कर रहे थे ये चाहिए वो चाहिए, पर हमें पता है कि भाई संध्या भाभी किचन का देख रहे, अगर कुछ भी चाहिए उनको बोलेंगे तो ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये संवाद की पारदर्शिता। बढ़िया, बताइए भैया। एक जो ऑब्जर्वेशन और जजमेंट, मतलब ऑब्जर्वेशन रखना है, जजमेंट नहीं लेना है। मतलब संवाद में ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखना है, जजमेंट पर नहीं आना, तो मतलब प्रायोरिटी में। और ऑब्जर्वेशन भी सही ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। मैं एक ब्रेक में बाहर निकला तो एक ऑब्जर्वेशन ठीक ऑब्जर्वेशन नहीं किया, लेकिन जजमेंट बिना ऑब्जर्वेशन, मतलब बिना ऑब्जर्वेशन नहीं लेकिन ठीक ऑब्जर्वेशन आ जाए तो वो जजमेंट सही होगा। और उसमें भी वो नीड और फीलिंग वो दोनों ध्यान में संवाद के टाइम रखें। जी भैया, तो एक पुराना संवाद चल रहा था। मैं कुछ दिनों ओरोविल गया था पौंडीचेरी, तो वहाँ पे ऐसे ही सभा और संवाद चल रहा था। तो 3 दिन से हमें सूचना मिल रही थी कि भाई एक बुक्स का विमोचन होने वाला है। उस बुक्स का टाइटल था द बैटल फॉर कॉन्शसनेस थियोरी। राजीव मल्होत्रा जी का ये लिखा हुआ पुस्तक है। और केन विल्मर जो अमेरिकन राइटर है, उसने कुछ कॉन्शसनेस थियरी, पूरी इंडियन जो फिलोसोफर है उनकी कुछ कॉन्शस थियरी चुरा के उसने वो लिखा हुआ था। कुछ थियरीज उसमें से लिखे, फिर उसने पूरा एक बुक्स लिखा था। तो उनको अपोज में राजीव मल्होत्रा और मनोरमा शास्त्री और कुंदन सिंह, ये तीनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखा है ये वाला। तो उनका विमोचन वहाँ होने वाला था। तो 2 दिन से हमको सूचना मिल रही थी, तभी से मेरा एक क्वेश्चन बन गया था
कि भाई जो बैटल वर्ड्स रखा है और कॉन्शियसनेस, तो जब चेतना की बात हो रही है तो बैटल वहाँ पे जायज़ है ही नहीं, युद्ध की बात ही नहीं है। तो फिर आगे बैठे थे और क्वेश्चन और संवाद वो उनका विमोचन वगैरह ख़त्म हो गया, तब मैंने एक क्वेश्चन रख ही दिया। तब अंदर ये भी चल रहा था कि बैटल मेरे साथ होगा या ये दोनों राइटरों के बीच में होगा। वो फिर भी क्वेश्चन रख दिया तो वहाँ से मनोरमा शास्त्री जो थे उसने रिप्लाई दिया कि भाई यदि कोई अच्छी चीज़ ऐसे चुरा के और वो चीज़ उटपटांग करके रखता है तो उनके लिए अपोज में जायज़ ही है। अब तब मैं मेरे भाव को वहाँ पे देखूँ, जब कॉन्शियसनेस चेतना लेवल का काम है और बैटल वर्ड्स है, वहाँ पे प्रपोज भी हो सकता था वर्ड्स, तो ये बात चल रही थी। फिर रात में हम खाने में जब इकट्ठे हुए तब वहाँ पे डॉक्टर संपदानंद जी थे, तो उससे मैंने भी एक वापस एक बार क्वेश्चन रखा। तब उसने ये बताया कि भाई जब आप किसी से अपोज करते हो, जैसे कृष्ण और अर्जुन का भी जो उसमें कुछ आया हुआ है कि भाई आप षड रिपु को कंट्रोल में रख के किसी का वो कर सकते हो, अपोज कर सकते हो। तो यहाँ दोनों राइटर संपदानंद जी, ये तीनों के विचार में मैं किसके साथ स्टेबल भाव पे रह पाऊँ? प्रश्न मैं अभी नहीं शुरू कर रहा हूँ, मैं अभी फीडबैक ले रहा हूँ कि उन बिंदुओं को हम नोट करें जो हम संवाद के संदर्भ में थे। प्रश्न तो सबसे पहले दीदी का पेंडिंग है, तो हम पहले सबसे पहले हम इनका प्रश्न लेंगे। उसके प्रश्न के लिए जो भी माइक ले रहे हैं प्लीज़ उसको अभी, प्रश्न को अभी हम नहीं बात कर रहे। हम तो पिछले सेशन की जो हम कल शाम से बात कर रहे हैं उसकी समरी पर बात करना चाह रहे हैं। उसमें से जो बिंदु आपको ध्यान में हो उसकी शेयरिंग अभी हम चाह रहे हैं। कारण एकदम सिंपल है, जो आपकी स्मृति में नहीं है आपके लिए बेकार गया। इतना सीधा उत्तर है हमारा कि जो भी चीज़ आपकी स्मृति में नहीं है हमारा बोलना आपके लिए बेकार है। वो गई भैंस पानी में, ठीक है। बल्कि एक कठिनाई और होगी, आपको लगेगा ये भी सुन लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो संभावना भी हो सकती थी कि एक अभ्यास सत्र करके आप ठीक हो सकते थे, वो संभावना खत्म हो गई। अब अगली बार अगला कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसको ठीक से समझ लीजिए कि ये संभावना खत्म हो गई कि आप अभ्यास सत्र से कुछ आपका हो सकता है, क्योंकि आपको तो यही लगेगा कि हम तो अभ्यास सत्र सुन चुके हैं, कर चुके हैं, सुना सुनाया लगेगा। आपकी स्मृति में अगर चीज़ें नहीं टिकती हैं, वो आचरण अभ्यास में लाने के संदर्भ में बातें नहीं कर पाते हैं, सारी बातों का करना व्यर्थ है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि अभ्यास के लिए बहुत सारे मुद्दे हों जरूरी नहीं है। कुछ निश्चित बिंदुओं को पकड़ करके स्मृति में बनाए रखने का, उसको अभ्यास करने का, उस काम को करेंगे तो सत्रों का कोई मतलब है। अन्यथा सूचनाओं के बोझ में निकलना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना बेहतर है, अन्यथा निष्कर्ष बहुत नहीं निकलता है, बल्कि संभावना और लेट होती चली जाती। कैसे करेंगे जी? या तो हमारा कम्युनिकेशन ठीक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी सत्र की जरूरत नहीं है या उसको ठीक होने का वो दिखता है तो उसके बिंदुओं को पकड़ करके अभ्यास के किसी तरीके को विकसित करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे ठीक हो जाएगा। आपकी कोई भी आदत जो एक तरह की बन गई है, सामान्य भाषा में मैं आदत कह रहा हूँ, अपने आप तो बदल के दूसरी वाली नहीं हो जाएगी ना। आपका बैठने का भी जिस तरह का आदत बना हुआ है ना, उसको भी बदलने का कोशिश करेंगे, थोड़ी देर बाद वापस वैसे ही बैठ जाएंगे जैसे बैठे थे पहले। होता है नहीं होता है? तो ये बात को समझना जरूरी है कि अभ्यास के कुछ निश्चित बिंदु अगर हमारी स्मृति में नहीं रहे तो पढ़ना सुनना व्यर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया, संवाद में बाकी पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट बिंदु पे मेरा ध्यान गया है
कि संवाद करते समय मेरा भाव जो है स्नेह का बने रहे उसके प्रति, जिससे मैं संवाद कर रहा हूँ, मैं अपने आप को विशिष्ट न समझूँ। चाहे हो सकता है कि मुझे कुछ नॉलेज, कुछ मैंने पढ़ लिया होगा, वो मेरा एक स्किल है, तो स्किल अलग चीज़ है। बाकी ज्ञान के आधार पे हम दोनों समान हैं। इस आधार पे यदि किसी संवाद हम करते हैं बराबरी के आधार पे, वो ज़्यादा अपनापन रहेगा उसमें। ये एक और बिंदु पे ध्यान गया उसमें। जी, तो अगला मनुष्य भी मेरे जैसा है, इस आधार पर समानता की बात। बिल्कुल। ज्ञान में, सूचनाओं में भेद हो भी सकता है, हो भी सकता है। वो भी समझना चाहता है। हमसे संबंधित है, स्नेह का भाव उस आधार पर होना जरूरी है। दीदी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, दोनों के शुभ को केंद्र में रख करके उपाय को सोचा जाए। भैया ये जो लास्ट सेशन है उसके ऊपर से मैं जो अपने आप ने समराइज कर पाई कि फर्स्ट स्टेप कि अस्तित्व की जो मूलभूत वास्तविकताएं हैं उसके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लगा मुझे। उसको बनाए रखते हुए अपने भाव को ठीक रखना, एक बात। फिर दूसरी बात, भाव के लेवल पर जब उसको देखते हैं तो अपना शुभ है, दूसरे का शुभ है, मैं भी ऐसा चाहती हूँ, दूसरा भी ऐसा चाहता है, या किसी और वास्तविकता जिसको भी आप पकड़े उसको पकड़कर भाव को उधर फिक्स कर दिया जाए एंकर के रूप में। फिर उसके आधार पर विचार। अब भाव जो है उसमें भी हिलन डोलन होता रहता है, तो वहाँ पर हमको जो विचार का सपोर्ट चाहिए, वहाँ पर कुछ ये एनवीसी की टेक्निक्स है और भी कुछ चीज़ें। तो जो उसमें एक चीज़ मेरा ध्यान गया था पहला कि हम जो जजमेंट देते हैं उसकी जगह पर ऑब्जर्वेशन, एक बात। दूसरा, मुझे कैसा फील हुआ उसको हम एक्सप्रेस कर पाएँ, दूसरी बात। फिर तीसरा, जब मेरे अंदर वो नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो उस नेगेटिव फीलिंग के आने के कारण के रूप में मेरी किसी नीड का पूरा होना नहीं है, उसको मैं देख पाती हूँ, पहचान पाती हूँ कि नहीं। ये एक और बात। फिर जब सुन रहे, ये बोलते समय का हुआ, फिर जब सुन रहे हैं तो सुनते समय अपन खुद को साइड में हटाकर वो सामने वाला भी किस मान्यता के तहत बोल रहा है और मैं भी किस मान्यता के तहत सुन रही हूँ या कोई वास्तविकता को पकड़ के सुन रही हूँ, उन दोनों को साथ में देख पाना। और उसके बाद में जब सामने वाले के साथ संवाद कर रहे हैं तो अगर उसकी कोई मान्यता मुझे दिखती है तो एक बाजू उस मान्यता को रखकर उसके सामने जो उसकी वास्तविकता है उन दोनों को साथ में रखकर उस क्वेश्चन को रख पाना। यहाँ तक जाते हैं तो फिर वो व्यवहार वाले में ये चीज़ नीचे उतरती है। इतना मैं उसको देख पाई। बढ़िया। हाँ हाँ, अभिलाष भैया कुछ कह रहे। मैं अलाउड हूँ भैया, मैं पुराना हूँ तो? हाँ हाँ, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कह रहे थे ना लोग कि नहीं बोले? नहीं भैया, इसमें दो चीज़ें मैं मतलब ऐड करना चाहूँगा कि मैंने ना एक IIM बेंगलोर से कोर्स किया था, इसमें कम्युनिकेशन का ही कोर्स था। तो उसमें लर्निंग की एक अच्छी डेफिनेशन बताई गई, जो आप बता रहे हैं उसी को अलग तरीके से, कि लर्निंग कैसे पता लगती है कि हो रही है। तो जिस वक्त हम सीख रहे हैं उस वक्त सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो रिटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और रिटेन हुआ है कि नहीं हुआ तो जिस वक्त जरूरी वहाँ रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर ये चारों चीज़ें हम बना के रखते दिमाग में कि उस वक्त लिसनिंग, अंदर अंडरस्टैंडिंग, रिटेनिंग उसका और रिकॉलिंग, तो भैया ये मेरे को जो आपने सजगता वाली बात की उससे समझ में आया। भैया एक और चीज़ यहाँ पर ऐसी है कि जो संवाद की हम बात कर रहे हैं, जो आपने कहा मान्यता, है ना, वहाँ पे मेरे को एक और एस्पेक्ट ऐसा भी दिखता है कि सामने वाले को शायद हमने ऐसा कुछ ऑब्जर्व करने को दिया है, इस कारण से वो हमको ऐसा कह रहा है। तो सामने वाला हो सकता है, जो मार्शल रोजनबर्ग की एक लाइन भी है कि डिमीनिंग लाइन्स एंड इंसल्टिंग वर्ड्स आर नथिंग मोर देन द ट्रेजिक एक्सप्रेशन ऑफ सेइंग प्लीज। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उसकी सामने वाले, क्योंकि अगर हम ऐसा मान के चलते हैं उसकी मान्यता है तो वो हो सकता है सही भी कह रहा हो। तो भैया ये भी मतलब मुझे ऐसा लगता है इस एस्पेक्ट को भी देखा जा सकता है कि हमने ऑब्जर्वेशन के लिए उसको कुछ, जैसे मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब मैं ऐसा देखता हूँ कि वो शुभ चाहता है, मैं भी शुभ चाहता हूँ, ठीक है, ये उसकी मान्यता है, मेरी रियलिटी नहीं है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उसने ऐसा कुछ मेरे जीवन में ऑब्जर्व किया हो और वो बेसिक लेवल पे उसकी फीलिंग्स नेगेटिव हुई हो, उसकी कुछ नीड्स फुलफिल नहीं हुई, इस कारण से वो मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभिलाष अपनी ज़िंदगी पे थोड़ा ध्यान दे। उसका बोलने का तरीका गलत हो सकता है पर भाव रूप में वो मुझे ये समझाना चाह रहा है। ऐसा भी भैया दिखता है। धन्यवाद भैया। ठीक बात है। और जो लाइन इन्होंने कही ना उसका सारा मतलब यह है कि कितनी भी तरह से आदमी आपके ऊपर चीखता है, चिल्लाता है, डांटता है, कुछ भी कहता है,
ठीक है, कितने तरह से भी आपको खराब बताता है, वो सब का कुल एक ही मतलब होता है, क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? कोई एक नीड है उसकी जो पूरी नहीं हो रही। आप किसी पर चीखते भी हो, गुस्सा भी करते हो, चिल्लाते हो, सिर फोड़ दो, चीख लो, डांट लो, ये सब का क्या मतलब होता है? क्या हमारे चाय में चीनी ठीक से डाल सकते हो? इतना ही तो मतलब होता है जी। क्या हमारे साथ थोड़ा सम्मान से बात कर सकते हो? ठीक है। क्या हम लोग इस काम को यहाँ ऐसे कर सकते हैं? क्या बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं? वाक्य तो ये इतना ही है ना जी। क्या हमारे लिए ज्वेलरी ला के दे सकते हैं? क्या हम लोग घर में ये गाड़ी खरीद सकते हैं? ठीक है। क्या हम दिल्ली से शिफ्ट कर सकते हैं? मतलब क्या है वो सारे का? जितने तरह से भी सिर फोड़ लीजिए, ये सब का मतलब क्या है? मेरी आवाज़ सुनो। ठीक, आई हैव नीड, हमारी एक ज़रूरत है, क्या आप इसको हमारे लिए कर सकते हैं? दूसरे को सुने तो ऐसे सुन सके, और खुद बोलना हो तो ऐसा ही बोल ले। कुल लॉजिक इतना ही है, देखिए, दूसरे को सुनना हो तो ऐसे सुन सके, और खुद बोलना हो तो ऐसे ही बोल ले ताकि कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, नहीं तो अगले को उतना सारा काम करना पड़ेगा जो आपको मेहनत करना पड़ रहा है। उसके सारे कचरे में से मूल को पकड़ने के लिए जो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ रही है, वो अगले को नहीं करना पड़ेगा ना, अगर हम सीधा ही कह देंगे हमारी ये ज़रूरत है, क्या आप हमारे लिए ऐसा कर सकते? ठीक है, आप सारा गुस्सा कर लो, सारा चीख लो, सारा चिल्ला लो, वो सब के बाद भी ठीक है, मतलब तो इतना ही है ना जी, क्या आप हमारे लिए ऐसा कर सकते? जितनी शिकायत है, जितनी कंप्लेंट्स है, बल्कि आप अगर लाइफ को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ना, ठीक है, हम जब भी इस तरह के कंप्लेनिंग मोड में बोलते हैं ना, ठीक है, अगले का मूड ऑफ पहले हो जाता है। ठीक है, पूछ के देखिएगा, नहीं भरोसा हो तो सामने वाले से भी, अपने से भी, जो वो कर भी सकता है चीज़ आपके लिए, वो भी करने का मन खत्म हो जाता है। ये ऐसा ही है कि कहीं आग मंदा जल ही रहा हो, थोड़ा थोड़ा उस पर पानी और जाके डाल दें, हम सोचते हैं वो अभी सुलगेगा और अंगार निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा जी, बुझ जाएगा वो जो थोड़ा अंकुर जला भी था ना, जिससे थोड़ी बहुत आग सेक सकते थे, उस पर भी पानी डाल दिए। तो ये जो हम एक्सप्रेस करते हैं ना जब अपने को, उसमें गुस्सा, शिकायत, ताना, ये जो टोन में हम वो करते रहते हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं अगला थोड़ा बहुत कुछ करना भी चाहता हो ना, उसके ऊपर पानी डाल देने जैसा है। ठीक है, जो उसका थोड़ा उत्साह बन भी सकता था वो ख़त्म करने जैसा है। सॉरी, ये बात समझ में आती कि नहीं? जिंदगी में दिखती है कि नहीं? पकड़ना ज़रूरी है, स्मृति में रहना ज़रूरी है, अभ्यास करना ज़रूरी है। अभ्यास करने के लिए स्मृति में रहना ज़रूरी है, स्मृति में रहने के लिए उस बात को समझना और उसके प्रति सजग रहना ज़रूरी है। इस सारे स्टेप को नहीं करेंगे आखिरी तक तो मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। आई टू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन जो हम प्रोवाइड कर सकें। भैया, जो कल आपने ये सजगता के बिंदु तय करके स्नेह या कृतज्ञता के भाव के लिए होमवर्क दिया था, तो मैंने वो कल से स्टार्ट किया। तो उसका आज सुबह का एक इंसिडेंट है, लेकिन वो कम्प्लीटली संवाद रहित इंसिडेंट है, और उसका इंटरनल मेरे अंदर जो संवाद हुआ वो मैं रिलेट करना चाह रही हूँ। तो मैंने अपने लिए सजगता का जो बिंदु तय किया था वो वही था कि हर मानव अपना शुभ चाहता है और मेरा भी शुभ चाहता है। इस तरह से करके मैंने स्नेह के भाव को स्थिर करने की मैं अभ्यास के क्रम में चल रही थी कल से ही। तो कल बारिश आई थी, उस वजह से कपड़े हमने वरांडा के अंदर एक रस्सी बंधी हुई है वहाँ सुखाए थे। तो आज सुबह मैंने सुधीर जी को बोला कि मैंने कहा कि मैं एक बार वो कपड़े ले आती हूँ, वो वहाँ पर ज़्यादा गीले हो रहे हैं तो अंदर कमरे में ही डाल लेंगे, अब उनका पानी तो झड़ेगा। उन्होंने कहा मैं भी साथ में चलता हूँ। हम लोग गए तो जैसे 6-7 कपड़े हमारे सूखे हुए थे, एक एंड से मैंने उतारना स्टार्ट करा, एक एंड से इन्होंने उतारना स्टार्ट करा। तो एक टॉवल वाला हैंकी होता है ये इस तरह का, ये सुखा रखा था तो काफ़ी गीला भी था। इन्होंने उस एंड से एक कपड़ा ऐसे खींच के उतारा तो वो हैंकी, मैं उस पर पहुंच ही रही थी, वो गिर गया नीचे।
मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरा बाहर में कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरी कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज में मेरा भाव बिगड़ गया कि इतना, मतलब इन्होंने इतना ज़ोर से, भाव में वो था कि इन्होंने इतना ज़ोर से क्यों उतारा कि मेरा ये टॉवल गिर गया। इनकी बॉडी लैंग्वेज में था कि ओ मुझसे गलती हो गई, लेकिन इंटरनली मुझे उसी वक्त ये रियलाइज़ हो गया कि मैंने रिएक्ट कर लिया। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी बॉडी लैंग्वेज में आया, मैंने भी इनकी तरफ देखा, इन्होंने भी मेरी तरफ देखा, हम दोनों को एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी और इंटरनली मैंने कहा कि ये तो रिएक्शन हो गया, मुझे ये नहीं करना। मैंने कहा कि इन्होंने वापस अपने आप को उस जगह पर मैं लेकर के आई। मेरी फीलिंग तो ये मेरे साथ जो काम करने आए थे तो वो ऐसा नहीं था कि वहाँ कुछ मुझे डिस्टर्ब करने आए थे, सहयोग करने की दृष्टि से ही मेरे साथ में चले थे। तो वो फीलिंग, नीड और जो भाव है, भाव का बिगड़ना, पहले बना हुआ रहना, फिर बिगड़ना, फिर उसका ऑब्जर्वेशन ये रहा, पूरा मेरे को ऑब्जर्व हुआ कि ऑब्जर्वेशन में आया कि वो गलती से गलती हुई है, वो परेशान करने के लिए नहीं हुई है। और जजमेंट मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज ने दे दिया कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी, मैं उतार तो रही थी तो नीचे गिर गया वो ये एक बिल्कुल एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से जगह से हिलाया, फिर वापस लेकर के आया वो। बढ़िया। अब हम दीदी का प्रश्न सुन लेते हैं। पहले माइक दे दीजिए प्लीज़, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर आगे। नहीं है ना, इधर है, ये इधर ही रखिए। है जी, बताइए, आपके 2 दिन से प्रश्न पेंडिंग है, आज पूरा ही कर दें उसको। हाँ, आपका भी करेंगे। 2 क्वेश्चन जो आप माइक लेके रखिए। 2 क्वेश्चन जो आपने रोक के रखे थे, आपने बोला था कि आप आज रात तक कंप्लीट करोगे। अब बताइए ना, अभी कर देते हैं। हाँ, एक तो मैंने जब बोला था कि लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी जो अंदर की स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है और डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो उसको थोड़ा सा आप और डिटेल में मतलब खोल के अगर बताएंगे। एक उदाहरण के साथ अगर इसको बताएंगे तो मैं थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा। उदाहरण जैसे कि मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मान लीजिए नहीं होता ही है कि मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ या कोई शेयरिंग कर रही हूँ, तो अभी उतना अच्छे से मेरे में काम हुआ नहीं है। आप बता रहे हो, मैं बोल भी रही हूँ हाँ भैया समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ऐसे हो भी रहा है, पर अंदर उतना काम नहीं हो रहा है। बस बाकी सब लोग को लग रहा है कि इसकी स्थिति कितनी अच्छी है, तो वो बोलते भी है कि मतलब जैसे सर ही मुझे संबोधि से मिलवा रहे थे तो बोल रहे थे कि मतलब अदिति तुम्हारी गति अच्छी है तो एक बार मिलो, तो पर मुझे तो पता है ना कि क्या है अंदर। तो उस टाइम पे बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है कि ये लोग जितना अप्रिशिएट कर रहे हैं उतना काम अंदर हो नहीं रहा है। एक कहानी सुनाऊंगा इसके लिए आपको मैं। ऐसा जो है ना, होता ही है, कभी किसी को मतलब मिलते तो जैसे लोगों ने कहा ना कि तुमको अनुभव हो गया है, ऐसे ही लोग मिले तो कहे कि भाई तुमको समाधि हो गई है। भैया इसमें एक चीज़ और भी होती है, कुछ लोग अप्रिशिएट करते तो अच्छा लगता है, कुछ लोग अप्रिशिएट करते तो नहीं सही लगता है, ये भी होता है। देखने का नज़रिया क्या हो मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। 2 तरह से, उसमें से कोई अप्लाई कर लीजिए। तो एक तो कहानी सुना देता हूँ कि वो होता ही रहता है बहुत सारी जगह। तो किसी संतों की सभा में कहा भाई इसको समाधि हो गया है, ये परमहंस जी आ गए हैं, इनको तो परम ज्ञान हो रखा है, ठीक है, होता ही है। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे किसी जगह पर, उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी कहानी याद आ गई तो पहले वही बता देता हूँ, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे किसी जगह पर, तो उनकी प्रशंसा में बहुत सारी बातें बताई ही जाती हैं। तो लाइन से संस्कृत के श्लोक पढ़े गए एक के बाद एक उनकी महिमा के, ठीक है। ऐसे सम्राट हैं, ऐसे सम्राट हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब बताया उन्होंने, ठीक है। सुना ही जाता है। कुछ बच्चियाँ आई, गाई, बढ़िया वो चला 15-20 मिनट। जब मोदी जी को बोलने की बारी आई ना, बहुत स्मार्टली उन्होंने एक बात कहा, ये उनका टूल हो टेक्निक हो मुझे नहीं पता, भाव हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं भाव से चल रहा हूँ, मैं टूल टेक्निक की सिर्फ बात ही नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये संत महापुरुष लोग जब आपको कुछ बुला के कहते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा तुम हो, ऐसा तुम हो, ऐसा तुम हो, उसका मतलब होता है कि वो आपसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि तुमको ऐसा होना है। तुमको ऐसा होना चाहिए, तुम में हम ये गुण देखना चाहते हैं।
ये बात समझ में आती है? कहते होंगे, हाँ कहते होंगे इस बात को, पर यह समझ में आता? तो देखने की दृष्टि ऐसी हो जाए ना तो चीज़ें ठीक चल जाती, ठीक चल जाती। दूसरा यह है कि एक और लाइटर साइड में मैं बताऊंगा, इससे ये पता चलता है कि हम अगर थोड़ा भी अच्छा हो जाए ना तो लोगों तक बहुत अच्छा पहुंच जाता है कि नहीं? जो सब आप कह रहे हो मैं उसी को लैंग्वेज दे रहा हूँ, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ भाषा दे रहा हूँ कि हमको जो ये लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं और कोई अप्रिशिएट नहीं करता, इसका दूसरा पक्ष भी है। हम थोड़ा ठीक होते हैं ना, लोगों को बहुत लगने लगता है। और तीसरी बात यह है कि देखिए वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसको वापस अपने ऊपर न लिया जाए। मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसा कह रहे हैं, ये नहीं लिया जाए। इतना ही देखा जाए कि उनकी ये मान्यता है, उसमें से ये वाला भाग ठीक है, ये वाला भाग ठीक नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट हिम और हर, नॉट मी। इट्स ऑल अबाउट हिम और हर। ये उसके बारे में बात पता चलता है, इससे उसकी मान्यता, उसकी समझ की क्या स्थिति है उसके बारे में पता चलता है। मेरे बारे में कुछ नहीं पता चलता। ये बीच में क्यों लाएं अपने को? बहुत बढ़िया भैया। ये जब कोई क्रिटिसाइज करता है तब तो इजीली देख पाते, पर कोई तारीफ करता है तो देखना मुश्किल है, बट स्टिल ज़रूरी भी है ये। ऐसे में मज़े की बात बताऊं आपको, तारीफ की जगह से भी इसको करेंगे ना तो क्रिटिसिज्म की जगह पे ये आराम से होने लगेगा। उनका पहले पूरा हो जाए। एक मिनट, आपका इस मुद्दे से कुछ और तो नहीं है? और दूसरे मुद्दे से है। दूसरे मुद्दे से है, इसी से जुड़ा है? इससे जुड़ा तो हुआ अभी। हाँ, इससे जुड़ा कुछ नहीं है तो दे दीजिए, रिस्पॉन्ड कर देंगे। इसी से जुड़ा हुआ है जो दीदी ने बोला। दूसरी कहानी भी यही है जी, जो दीदी ने बोला, बता देता हूँ कि ये पता कैसे चले कि सामने वाला सही में आपको अप्रिशिएट कर रहा है। एक चीज़ ये। दूसरा, अगर जैसे आपने कहा कि आप में अगर थोड़ा भी सुधार होता है तो उसका रेप्लिकेशन बाहर देखने को मिलता ही है। तो जैसे मैं जिस डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ा हूँ, मैं प्रशिक्षण देता हूँ कॉलेज जाने वाले बच्चों को, और वो मुझे बिल्कुल भगवान की तरह कुछ कुछ बच्चे ट्रीट करते हैं, एंड सम ऑफ देम रियली फॉलोज मी। अब मेरे एक ऑडिट टीम जाती है, जिस जिस डोमेन में मैं काम करता हूँ वो जाके पूरा रिसर्च करके आती है, और वो मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं वहाँ। तो वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि अच्छा भुवन ठीक काम कर रहा है। अब वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भुवन, अभी रिसेंटली एक अप्रिसिएशन आया मेरी एक ऑडिट टीम से कि इन सर्टेन जोन में जाके काम देखा है और बहुत अच्छा काम तुमने किया और लोग तो बड़े भावुक हैं तुमसे जुड़ करके। अब मैं इस डर में यहाँ पे बैठा हूँ कि ये अप्रिसिएशन कैसा आ रहा है, क्योंकि ऑडिटिंग टीम है और पूरी रिपोर्ट जाएगी मेरी ऑडिटिंग के पास। अब मैं इसको बोल तो बड़े प्यार से रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में, पर मैं इसको कैसे लूँ कि ये मेरे लिए एक सही काम हुआ है, उसका एक प्रतिफल ये कुछ लौट के आया है, या मेरी वाट लगने वाली है जाके। ये एक और अलग बात है कि वो जो कह रहे हैं, ठीक, वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ। वो ऑर्गेनाइजेशन के इशू को मैं अभी 1 मिनट के लिए रोकूंगा। ये जो पहली बात आपने कही ना कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि नहीं, कैसे पता करें? ठीक, ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस आशय से कह रहे हैं। पता ये करने की ज़रूरत है कि हम वैसे हैं कि नहीं, वो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। दूसरों का हिसाब लगाना इतना ज़रूरी नहीं है ऐसी ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं। एक सेकेंड, इन दीदी का और क्वेश्चन था। दीजिए जी, आज इनका सब सवाल हम पूरा करेंगे, फिर इनका पूरा करेंगे, फिर हम कुछ और करेंगे। मेरा भी क्वेश्चन है पीछे। हाँ, अभी रुक जाइए, पहले 1 2 3 चलिए। थैंक यू भैया, मैं सीरियसली कल सुबह से पूछना आज मैंने मन बना लिया। एक क्षमा जो आपने समझाया था उस पे 2 चीज़ें थी। अगर हम, आपने बोला था कि एक तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होता है कि क्षमा कर देना जो है हमारे अध्ययन के लिए और हमारे अध्ययन को स्मूथ बना देता है जब हम क्षमा करते जाते हैं।
तो सबसे पहले जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है हमारे साथ, हम क्षमा करते जा रहे हैं, मतलब दूसरों की गलतियों से आँख नहीं मूंद ले रहे पर क्षमा कर रहे हैं अंदर से, तो शिकायत भी ख़त्म हो गई। पर क्या एक बार दूसरी बार शिकायत ख़त्म हो गई, पर वही कहीं ना कहीं फिर मतलब जो मैंने आपको बताया था वो ईगो को बूस्ट कर देता है एक तरीके से, है ना, और वो हमारे लिए आगे से प्रॉब्लम बन जाता है कि लोग सोचते हैं ये तो कुछ भी टॉलरेट कर लेगी। और दूसरा क्या होता है भैया, वो कोई बहुत बड़ी घटना घटी और मैंने अगले इंसान, मेरे लिए बड़ी थी, हो सकता है उसके लिए इतनी बड़ी नहीं हो, उसको एहसास भी नहीं हो कि उसकी तरफ से कुछ गलती हुई है। मुझे टाइम, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, मुझे टाइम लगा, मैंने उसको क्षमा कर दिया, ठीक है। वो शिकायत का भाव जो है वो भी धीरे धीरे मेरे अंदर से जा रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ। जो विरोध है उस इंसान के प्रति वो भी धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। पर क्या होता है ना कि अब मुझे सतर्क तो रहना पड़ेगा उस इंसान से कि वापस से वो घटना, अब मैं दोबारा तो हर्ट नहीं होना चाहती, तो मेरे को एक फ़िल्टर लगाना पड़ता है जब भी मैं उस इंसान के साथ व्यवहार करने जाती हूँ कि इतना लिमिट में ही मेरे को व्यवहार करना है, इसके आगे मैं गई तो फिर से हर्ट होने के चांसेस हैं। तो वो शिकायत का जो भाव है वो भी अच्छा, बाहर तो एकदम स्मूथ हो गया है, सब अच्छा ही हो गया है, बात भी कर रहे हैं अच्छे से, वो भी मेरे से बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रही हूँ, पर अंदर, अब हम तो अंदर की स्थिति की बात कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना, इससे भी ये बात पता चलता है कि अंदर थोड़ा ठीक होने से बाहर पूरा ठीक हो जाता है। ये सब मैं आपके उसी से निकाल के दे रहा हूँ, आप अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखना, मैं तो कुछ एक दो बिंदुओं को वो कर दे रहा हूँ बीच में, कि इससे ये पता चलता है कि अंदर थोड़ा ठीक होने से ही बाहर पूरा ठीक हो जाता है। बाहर पूरा ठीक होने का मतलब समाज जिन गलती अपराधों से परेशान है, ये पूरी दंड संहिता जिस लिए बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। दंड संहिता में इस बात का कोई दंड नहीं है कि तुमने विचार गलत क्यों किया, कि नहीं। दंड संहिता में सारा दंड इसी बात का है कि तुमने व्यवहार क्यों नहीं ठीक किया। ये बात समझ में आती है? इतने भर से ठीक हो सकता है अगर हर आदमी में ये हो जाए तो, ठीक है, आईपीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंटिन्यू प्लीज। जी, तो शिकायत का भाव भी पूरे तरीके से मेरे अंदर से नहीं गया, पर काफ़ी हद तक जा रहा है, ये दिख रहा है। बाहर सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, पर अभी हम अंदर की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो अंदर जब मैं उस इंसान से व्यवहार करती हूँ तो मेरी स्थिति को मैं देख पाती हूँ कि अभी भी भय जो है, एक तो समझदारी से मैं लिमिट सेट करूँ और एक भयभीत होकर लिमिट सेट करूँ, वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो अभी भी वो डर जो है वो मेरी अंदर की स्थिति को हिला देता है और मैं अंदर से हिल जाती हूँ। तो वो उसको मतलब क्षमा कर दिया मैंने, अच्छा शिकायत मुक्त भी हो गया, आपने बोला शिकायत मुक्त हो गए, तो वो फिल्टर फिर मैं कैसे सेट करूं? वो फिल्टर सेट करने का मतलब यह है कि अगले आदमी की मान्यता और योग्यता की स्थिति क्या है। देखिए, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगला कुछ भी कहता है हम उसको अपने से जोड़ ले रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं उसको साइड करिए एक बार, बस इतना देखिए कि उससे उस व्यक्ति की मान्यता की योग्यता की ये स्थिति, इस मान्यता और योग्यता वाले के साथ हमको ऐसे जीना है। हम जनरल क्राइटेरियन बना रहे हैं, जैसे बाबा जी ने 5 क्राइटेरियन बना दिया, पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, ठीक। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ना आपकी, ना इनकी, ना इनकी, एक जनरल क्राइटेरियन। तो आप एक जनरल क्राइटेरियन बनाइए बिना कुछ वो किए कि भाई ये योग्यता, ये मानसिकता, इसके साथ ये यहाँ तक जिएंगे, ये मानसिकता, ये योग्यता, यहाँ तक जिएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हर आने वाले को आप अपने बेडरूम तक लेके जाइए या किचन रूम तक लेके जाइए। किसको बाहर मिलेंगे, किसको ड्राइंग रूम में मिलेंगे, किसको किचन में मिलेंगे, किसको बेडरूम में मिलेंगे, आप तय कर लीजिए। तय करने में हम बीच में नहीं है, ठीक है। एक निश्चित मान्यता और योग्यता के तहत हम किसी को देख रहे हैं, ठीक है। उस मान्यता योग्यता वाले के साथ कैसे हमको व्यवहार करना है, इसको शांति से बैठ के, जब बिल्कुल आराम में बैठे हैं, समझदारी पूर्वक उसको तय कर लीजिए, तय कर लीजिए। इतना सिंपल सॉल्यूशन है। जो मैंने कहा ना, हर किसी के साथ एक भाव होने का मतलब हर किसी के साथ एक व्यवहार नहीं है, एक व्यवहार नहीं है। और किसी के साथ स्नेह के भाव होने का मतलब गलतियों से आंख मूंद लेना नहीं है, कमियों से आंख मूंद लेना नहीं है। बस उस बीच में अपना सिर ना फंसाएं, नहीं तो चोट लगती है। ये क्षमा और शिकायत से बाहर होने का ना एक और तरीका है।
ठीक है, मतलब उस पर बात कर देता हूँ मैं, इनका मुद्दा है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने आपके 10 लाख रुपए लूट लिए, आपकी जमा पूंजी इतनी ही थी, आपको शिकायत रहेगी, ठीक है, शिकायत रहेगी। दूर करने के जितने तरीके बताए हूँ मैं वो सब काम करता है। उसका एक तरीका और भी है, आप फिर से 10 लाख रुपये कमा लीजिए, जिस दिन हो जाएगा शिकायत अपने आप खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो घाव आपको हुआ है, ठीक, वो घाव आपका भर जाए, शिकायत खत्म हो जाएगी। आपने हमारे 2 टी-शर्ट चोरी कर लिए, हमारे पास 4 टी-शर्ट आ गई, बात खत्म हो गई। वो तो टी-शर्ट पहनने को नहीं मिल रही है हमको, तो रोज रोज शिकायत पैदा होती है, यार वो लेके चला गया था, हमारा टी-शर्ट होता तो आज पहन लेते। पूरा कर लीजिए ना, बात खत्म हो गई। हम रुकने की बात करेंगे तो देखिए, भारत का संविधान है जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है, ठीक है। अभी भी आप क्या कर लेते हैं किसी का, हम अभी उठा करके डंडा आपको मारना शुरू ही कर दें, आप सुरक्षा कर सकते हैं, हमारे खिलाफ FIR कर सकते हैं, और क्या करेंगे। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि दूसरों की गलतियों को आप अनजाना करते रहिए, ना कहना उचित है, जहाँ नहीं ठीक है ना बोलें, ठीक। आप हमको कहोगे शराब पीने चलो, हम साथ तो चल सकते, शराब पीने में तो ना ही बोलेंगे आपको, कुछ भी करो आप हमको, हम ना ही बोलेंगे ना। तो हमारा लिमिट सेट है जी कि हमको किस बात पे ना बोलना है। ऐसे ही इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जहाँ हमारी असहमति है, जहाँ हमको ना बोलना है, उसको भी शिष्टता और सभ्यता के साथ रखने की ज़रूरत है। शिष्टता और सभ्यता पूर्वक ना करना ठीक ही है। तो अगर आपके अच्छे व्यवहार को कोई ग्रांटेड ले रहा है, ठीक, आप अपने अच्छे व्यवहार को बना करके रखेंगे, इतना तो होगा, लेकिन ग्रांटेड मान करके अगर वो अतिरिक्त कुछ ऐसा कर रहा है जो ठीक नहीं है, हम बहुत सहजता से बता सकते हैं कि मुझे ऐसा व्यवहार अनुकूल नहीं लगता। इतना सहजता से बताया जा सकता है, मेरी ये वाली नीड पूरी नहीं होती है इस व्यवहार से, बताया जा सकता है। देखिए, पूरे कम्युनिकेशन का बहुत थोड़ा ही बेसिक है। एक बार आपको वो टूल्स पकड़ में आने लगे ना, तो खेल है। ये ऐसे ही है जैसे गणित के ऐड करने के, जोड़ने के नियम आपको एक बार समझ में आ जाएं, खेल है। 9 और 4 को जुड़वाओ कि 13 और 25 को करो, कि 100 और 300 को करो, कि 1003 और 3005 को करो, कि नहीं। ये उतना खेल हो जाता है उन 2-4 छोटे छोटे टूल्स और कुछ अंदर की फीलिंग्स को सेट करने के डिज़ाइन के साथ। कुछ भी प्रॉब्लम्स लाओ, इतने में ही सॉल्यूशन ऐसा हो जाता है। और नेक्स्ट बताइए, ये ठीक है ना, समझ में आ गया? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बढ़िया। जो नेक्स्ट आता है ये क्षमा करने पे था। क्षमा मांगने में बहुत बार ऐसा देखते हैं कि कुछ गलती मुझसे हो गई, आगे वाले के शुभ में नहीं थी, वो अगले इंसान के शुभ में, तो मैंने क्षमा मांगी उससे। बहुत बार ये क्षमा मतलब मैं क्षमा मांगूं या डायरेक्टली सुधार कर, मतलब ये ना गिल्ट में भी ले जाता है बहुत बार। समझ गया कि मतलब क्षमा मांगनी मुझे मतलब मांगनी नहीं है, क्योंकि मैं क्षमा मांगूंगी तो वो हो सकता है वो मामला और फंस जाएगा, वो क्षमा करेगा नहीं करेगा। इससे अच्छा मैं सुधार ही कर लूँ सॉरी बोलने के बजाय। परफेक्ट। इसीलिए सिर्फ सॉरी बोलना मुद्दा नहीं है, किसी भी गलती का जो समाधान है वो तो सुधार है, आगे से सुधार, आगे से सुधार, आगे के लिए सुधार। तो उतना कर ले पर्याप्त। इतना ज़रूर है कि अगर वो कभी लौट के कहने ही आ जाए तुमको कि ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, स्वीकार लो, हाँ भाई ठीक नहीं किया, मत जाओ सॉरी कहने। बट अगर वो किसी दिन कहने ही आ जाए कि देखो तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, हाँ भाई ठीक नहीं किया, क्षमा। आगे के लिए श्योरिटी तो आप पहले से ही दे रहे हैं ठीक करके, अगर अपना सुधार को आप सेंटर में ले आए हैं तो बहुत आसानी से ये बात बतानी चाहिए कि मेरी ये आदत ठीक नहीं है,
मैं इसको ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें समय लगेगा। और मैं तो एक स्टेप और आगे कहता हूँ कि इसमें आपका थोड़ा सहयोग वाला हाथ चाहिए। मैं तो एक स्टेप और आगे कहता हूँ कि आपका सहयोग वाला हाथ चाहिए हमको इसके लिए थोड़ा जी। जिनका भी हो, हम तो सहयोग वाला हाथ मांगते जी, और थोड़ा भी तो देगा आदमी, क्या दिक्कत है जी। नेक्स्ट बताइए। मोह के बारे में जब आपने बताया था, तो जब हम उसको अप्लाई करने जाते उस व्यक्ति के बारे में मेरा जो भाव है वो कांस्टेंट वैसा बना रहता है कि नहीं रहता है, वो चेक करना था। और हर व्यक्ति के लिए मेरा भाव वैसा है कि नहीं। जब किसी व्यक्ति से मोह है तो जब मैं ये देखने जाती हूँ कि मेरा भाव कॉन्स्टेंटली उसके लिए वैसा तो नहीं रहता है ना। तो जब ये चेक कर लिया तो फिर मतलब एक मेरे अंदर भी वो आ जाता है, तो वो मोह का कम होता है, तो एक लिमिट सेट हो जाती है इंटरेक्शन की। तो अब बहुत सारे लोग मेरे को बहुत बार ऐसे भी बोलते हैं मेरा उनसे अफेक्शन ख़त्म हो जाता है, अटैचमेंट मतलब कम हो जाता है। तो मैं देख पाती हूँ क्लियरली कि अच्छा मेरे को इतनी बात करनी है, इससे आगे नहीं करनी। तो जो मेरा आगे का बिहेवियर होता है वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता। क्या कहते हैं वो? कि पहले तो बहुत ध्यान रखती थी, अब अचानक से जब शिविर करने लगी तब से बात भी नहीं करती, टाइम भी नहीं देती। उससे आगे बढ़ा के पूछना चाहिए कि ये बताओ कि इतना ध्यान रखने के तहत मैं रात को तुम जब बाहर निकलते हो तो 8 बजे से फ़ोन करना शुरू कर दूं कि तुम आए नहीं आए, और 8:30 बजे नहीं आओ तो मैं तुमसे झगड़ा करना शुरू कर दूं, ये अच्छा लगेगा तुमको? आप उससे ये पूछिए कि मैं तुमको बाकी सारे दोस्तों के साथ मिलने नहीं जाने दूं, तुमको पकड़ करके रखूं, ये ठीक लगेगा तुमको? ठीक, आप ऐसे 10 प्रश्न को फॉर्मुलेट करिए, ठीक, जहां आपके ओवर अटैचमेंट से उसको प्रॉब्लम शुरू होगी। उत्तर साफ है कि नहीं? आप कोई भी क्वेश्चन फॉर्मुलेट करिए, बट वैसे 10 प्रश्न को फॉर्मुलेट करिए, उत्तर नहीं दे रहा हूं मैं, ऐसे 10 प्रश्न को फॉर्मुलेट करिए जहां आपके ओवर अटैचमेंट होने से उसको समस्या शुरू हो जाएगी। अरे सबको सांस लेने की जगह चाहिए। अब फिर मैं कुछ सुनाऊंगा तो हमारी अंजू दी उधर से कहेगी कि तुम मजाक कर रहे हो पति पत्नी संबंध का। तो इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा। नहीं तो ये आर्ग्यूमेंट समझ में आया कि हमको ऐसा 10 प्रश्न फॉर्मुलेट करके पूछा जा सकता है कि देखो ऐसा ओवर अटैचमेंट रहने पे ये प्रॉब्लम होगी, ठीक, या मैं ऐसा करूँगी, ये इसमें तुम कंफर्टेबल महसूस करोगे क्या? देखिए क्या उत्तर देते। नेक्स्ट बताइए। प्रश्न समझ में आया ना क्या पूछना है? नहीं बताइए बताइए, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताइए। एक दो लास्ट चीज़ें और बची है। देखिए मेरा तो इतने दिनों का निष्कर्ष ये है कि समाधान में, ज्ञान में तो आदमी एक होता ही है, समस्या भी सबकी एक जैसी है, कुछ फर्क नहीं है जी, कुछ फर्क नहीं है। एक जो आपने बोला था कि जब आप आपकी जर्नी शेयर करेंगे तब बताएंगे, शिविर के लिए जब हमारा भाव बिगड़ता है तो आप पूछ ही लो, अभी बता ही देते। अब हो ही जाए। कहिए पूछिए। जो मैंने पूछा था, जब आपने बोला था कि भाव ठीक रहे हर सिचुएशन में, तो जब हम किसी शिविर में जाने वाले होते तो हम बहुत मैं तो अपना ड्यूरेशन फिक्स करके रखती हूँ कि 3-4 महीने बाद ये है शिविर, इसके लिए छुट्टियाँ फिक्स की। और जब उस टाइम पे छुट्टी लेने का टाइम आता है तो जब नहीं मिलती है तो भाव बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, नॉर्मल सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा। अगर वो कोई और चीज़ होती तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, पर उस टाइम पे भाव इतना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है कि मैं हर कोशिश करती हूँ कि शिविर में जाना ही है ना। और यहाँ पे हम भाव ठीक करने के लिए आ रहे हैं और इसी वजह से भाव बिगड़ जाता है।
तो क्या वो चीज़ अब मैं अगर अपना भाव वहाँ ठीक बनाए रखूँ, मैंने सोच लिया कि मेरा भाव ठीक है, शिविर में नहीं भी जाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपना भाव ठीक कर लिया, पर 7 दिन बाद उससे मतलब 4 गुना ज़्यादा अच्छे से मैं अपना भाव ठीक कर पाती अगर मैं यहाँ आ जाती। तो वो मौका तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने भाव ठीक कर लिया। ये वहाँ प्रश्न आप अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलने के संदर्भ में बोल रहे हैं कि घर से? दोनों ही मान सकते हैं। दोनों के उत्तर अलग अलग होंगे, इसलिए कह रहा हूँ मैं उसको। फिलहाल ऑफिस से। हाँ। क्योंकि दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। ठीक है, देखिए ऑफिस का मसला है और हमको जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। ठीक है, तो उसका तो देखिए दो ही बात है उसमें। ऑफिस अपने एक निश्चित नियम से चलता है, उस नियम के तहत अगर आपकी छुट्टी मिलनी है और आपका छुट्टी ड्यू है, आप उसको कह ही सकते हैं किसी को, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, जो आपकी छुट्टी बनती है, जैसे मैं पीएचडी कर रहा था, हमारी 30 दिन की छुट्टी थी, वैकेशन, 16 सीएल थे, भाई 16 सीएल हमारा अधिकार है जी। ठीक है, वही एक मिनट, ये जो अधिकार, ये तो पहले समझ में आए ना। देखिए अगला मानता क्या है और क्या नहीं मानता है वो एक अलग चीज़ है, पर वो हमारा अधिकार है। ठीक, हाँ, उत्तर तो पूरा करने दीजिए, थोड़ा इस बात पर भरोसा रखिए कि मुझे भी ये चीज़ें पता है। तो क्या है कि हमारा अधिकार है। अब देखिए अगर बहुत अच्छे से मैं देखूं कि हमारा नीड क्या है, हमारा नीड है शिविर में आना। हमारे बॉस का नीड क्या है, ऑफिस का काम ठीक से होना। अब बहुत अच्छे से देखिए ना, हम सारे इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, हम नया कुछ भी नहीं लगाएंगे। ये दो ही नीड है ना। हम बहुत ईमानदारी से इस बात को सोचने का काम कर लें कि ये दोनों नीड कैसे पूरा हो सकता है। ठीक है, तो अगला अगर छुट्टी नहीं देने का बात करता है, हम फॉर्मुलेट करके एक ही चीज़ कहेंगे कि सर आई फील कि ये नीड है आपकी, या ये चीज़ आप चाहते हैं ऑफिस में हो, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं रुकूं। क्या कहेगा अगला? या तो हाँ कहेगा, और नीड छूट गई होगी तो दो और बता देगा, ये तुमको ध्यान नहीं है, ये मीटिंग भी होने वाली है, ये लोग भी आने वाले हैं, इतना ही तो करेगा जी, कि नहीं? इसी को वो कह रहे हैं कि ऑफिस की ज़रूरत भी होती है। तो ये जो बता दिया उसने, अब आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए उसको फुलफिल करने का। आप अपने रोड मैप से उसको बता सकें कि सर ये काम इस से बात हो गई है, या इस से असाइनमेंट हो सकता है, या ये कर सकते हैं, या मैं घर जाके भी ये पीपीटी बना के आपको भेज दूंगी। ये सब हम भी करके आए हैं जी, हम कोई आसमान से थोड़ी टपक गए हैं। तो ये फॉर्मुलेशन करके ना आराम से उस नीड को फुलफिल करने को बताया जा सकता है। मान लीजिए वो फिर भी तैयार नहीं हो, ठीक है, आपने सब रोड मैप बता दिया, ठीक है, फिर अब जिद की बात आएगी कि नहीं तुम नहीं ही जाओ, अब लॉजिक नहीं रह गया, ठीक है, अब तो जिद है हमारा कि भाई नहीं जाओ, ठीक है। 2 स्टेप उसके आगे का है। एक स्टेप एकदम सीधा है कि आप कहिए कि सर मेरी ये ज़रूरत है, ठीक, और अगर मैं इसको नहीं करूँगी तो ये समस्या मेरे साथ हो जाएगी, ठीक है। क्या आप हमको ऐसी स्थिति में देखना और पहुंचाना चाहते हैं? जस्ट आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई अभी वेट अ मिनट, अभी बताता हूँ, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। या तो जो ये कह रहे हैं कि नहीं सुनेंगे, ठीक है, तो अगला एकदम सिंपल उत्तर है, अपने से ये सवाल पूछ लीजिए कि आपके लिए शिविर में आना महत्वपूर्ण है कि नौकरी महत्वपूर्ण है? इसमें क्या सोचना जी? एक सेकेंड, दोनों, हाँ आराम से, इक्वली इम्पॉर्टेंट हो तो भी अपने से अब आपको ये सवाल पूछना ही पड़ेगा कि ये दोनों नहीं मिल सकता तो किस एक को लें, किस एक को छोड़ें।
जिसका मतलब है कि ज़्यादा सुख किसमें है, ठीक, या पलट के पूछें तो कम दुख किसमें है। तो जिसमें कम दुख हो वो चुन लीजिए, या जिसमें ज़्यादा सुख हो वो चुन लीजिए। बात तो एक ही है ना जी। अब सब तो नहीं हो सकता, ये बात तो सही है कि आप यहाँ शिविर में बैठे हैं, ठीक, इसी समय आप घर में माता पिता की सेवा तो नहीं कर दे सकते, इसी समय आपका छोटा बच्चा होगा, आप उसका पालन पोषण तो नहीं कर दे सकते, इस समय आपके पति को ऑफिस से आना होगा, आप चाय बना के तो नहीं पिला दे सकते। बट ये तो डिसाइड करना ही पड़ेगा कि ज़्यादा सुख किस में है, कम सुख किस में है, या कम दुख किस में है, ज़्यादा दुख किस में है, कि नहीं। और पता है आपको, लाइफ में हमेशा ये रहता है, ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ शिविर ले रहा हूँ तो ये मेरे पास एकमात्र एक सेकंड, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं यहाँ शिविर ले रहा हूँ तो ये मेरे पास एकमात्र काम है, ठीक है। 4 काम होते हैं जी, उसके बीच में से प्रायोरिटी लेकर के आदमी किसी एक को करता है। तो लाइफ में हमेशा ये रहता है कि आपके पास इन नंबर ऑफ वर्क्स रहते हैं, आप उसमें प्रायोरिटी बेसिस पर जो ऊपर रहता है, अगर ध्यान से करेंगे तो जो ऊपर रहता है उसको सेट करके करेंगे। और आपको पता ही है कि ये ऊपर है, ये नीचे। मार्शल रोजेनबर्ग अपने बारे में कहते हैं कि वो एक बार ऐसे ही कुछ ऑफिस में कोई बिजनेस, कोई जॉब में काम चलाते थे, ये कन्फ्लिक्ट चलता रहता था रोज़ रोज़, ठीक। एक दिन उन्होंने बहुत सिंपल सवाल पूछा अपने से कि भाई मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। आदमी बहुत सारे लच्छेदार तर्क देता है, समाज का भला होगा, फलना होगा, ढिमका होगा, ठीक। उसने लास्ट में कहा देखो हमको पैसा चाहिए इसलिए हम काम कर रहे हैं, ठीक। उसने कहा अब मेरे पास बहुत सिंपल बात है कि हमारे लिए वो पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या ये जो मैं घर में 3 घंटे लगाना चाहता हूँ, या ये कम्युनिकेशन के लिए 2 घंटे काम करना चाहता हूँ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। जिस दिन वो आंसर निकल जाता है बात खत्म हो जाती है। जब तक पता हो कि पैसा महत्वपूर्ण है तब तक साफ ही है भाई कि हमको पैसे के लिए काम करना है, एज सिंपल एज दैट। उत्तर हो गया या प्रश्न बचा है? भैया जब घर वाले संदर्भ में भी स्टेप यही रहता है, बस आखिरी के 1-2 में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मम्मी मैं तो घर से जा रही हूँ, तुमको जो करना है कर लो। बाकी तो स्टेप यही रहता है जी। घर में जो है ना, ये जो उसके पहले जो ये जगह थी ना कि बॉस का जो ईगो प्रॉब्लम होता है ना, कि हमने कह दिया इसलिए नहीं जाना है, घर में वो प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए ये आगे का स्टेप का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। घर में ईगो प्रॉब्लम उस तरह की नहीं है माँ बाप की। कई बार पेरेंट्स कहते थे ना हमने मना कर दिया इससे नहीं जाना, अब बताओ और क्या बोल रहे थे, तो फिर ये सब में भी देखिए, आप पलट के सिर्फ एक बात पूछिए कि मामा पापा आप हमारा शुभ चाहते कि नहीं चाहते, पूछ के तो देखिए, पूछ के तो देखिए। हम तो देखिए लाइव खड़े हैं, आप जितना सवाल पूछेंगे हम सबका उत्तर दें। एक बार वापस बोल दो ना ये। देखिए उनको ही पता है कि एक बार सुन के आपकी स्मृति में चीज़ें नहीं टिकती हैं, इसलिए दोबारा कहना जरूरी है। समझाने का नहीं हो पाएगा तो बस इतना सा फॉरवर्ड कर दूंगी। और क्या, बिल्कुल। और आपके बाद तो मना भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तो फुल स्टॉप टू द कॉन्वर्सेशन, कोई क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। पर आप संभाल के रहना, हमारे दूसरे क्लिप भी होंगे जो आपके लिए चिपकाए जाएंगे। ये आइडिया सिर्फ आपने दिया, उनको नहीं आता। अब देखिए जी, अब मैं तो देखिए आप दोनों का शुभ चाहता हूँ जी। हो गया आपका प्रश्न जी, आपका प्रश्न सुन लें, आते हैं।
कल हमने मैनिपुलेशन पे बात करी थी कि हमको लोगों को मतलब एनीबडी हु वांट टू आस्क अ क्वेश्चन उनको मैनिपुलेट नहीं करना है और अपना क्वेश्चन पुटअप करना है या बात रखनी है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमने सीधी तरीके से बात रखने की कोशिश करी, नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चंस पुटअप करिए, नहीं समझ में आ रहा है। सो एट द एंड एक ही ऑप्शन समझ में आता है कि बात को थोड़ा घुमा के, जिसको कि हम मैनिपुलेशन नाम दे सकते हैं, घुमा करके पुट करना ही समझ में आता है। एटलीस्ट मतलब मेरे साथ में अभी तक ऐसा होता है बहुत बार कि मुझे मैनिपुलेशन ही समझ में आता है एंड आई हैव गॉटन क्वाइट गुड एट इट। एक छोटा रिक्वेस्ट करो, अगर इसको परफेक्ट उदाहरण के साथ आप बताएंगे ना, हम परफेक्ट उत्तर देंगे। अदरवाइज फिर हम जनरल आर्ग्यूमेंट करेंगे जी। हाँ, तो ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अभी घर से ही एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। तो मम्मी जीवन विद्या से जुड़ी हुई है और पापा तो बहुत ही सहज है। मतलब जो हम ये सब अभी मैं जो सहजता सीख रही हूँ वो मैं जब से उनको जानने लगी हूँ शायद तब से वो इतने ही सहज है। तो पापा को मुझे नहीं लगता है कि मतलब ज़रूरत बोल सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स का सॉर्टेड है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मेरे लिए वो देव मानव है, ठीक है, तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट देन भिलवाड़ा में ही मेरे मामी मामा भी है, मेरे छोटे दादी मतलब एक्सटेंडेड फैमिली भी है, सब लोग हैं। अब मैं यहाँ पर हूँ, ये बात उनको पता है, पर मैं यहाँ पर क्यों हूँ ये मैंने उनको एकदम सच सच नहीं बता रखा है। क्योंकि किनको नहीं बताया? ग्रैंड पेरेंट्स को? नहीं, मामी वगैरह को। सॉरी, हाँ। तो लिटिल बैकग्राउंड अबाउट मी। मेरी मामी मेरी दूसरी माँ है, उन्होंने पाला है मुझे। तो मैंने उनको नहीं बताया कि मैं अभी कोठारी फार्म्स में हूँ और मैं क्यों हूँ। तो उन्होंने मेरे को 2-3 दिन से वीडियो कॉल कर रहे हैं, मैं नहीं उठा रही हूँ। तो कल उन्होंने मुझे डाटा फ़ोन लगा करके कि तेरे को हो क्या रहा है, तू नाराज़ है तो बता क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं बस बहुत बिजी हूँ। बोले क्या कर रही है, ऐसा बिजी क्यों है? मैंने कहा अरे ऐसे ही कुछ काम कर रही हूँ खुद पे, थोड़ा सा खुद को ठीक करने की कोशिश कर। भाई तू बीमार है, तुझे कुछ हो गया है, तू सही बता, तेरी आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही। तो मुझे बेसिकली उस बात को चारों तरफ घुमा करके ही एंड करना पड़ा। एक छोटा प्रश्न पूछूं? हाँ। क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं मामा मामी को? वो नहीं, मतलब पहले उनको जब भी मैंने, जैसे मैं अहमदाबाद वाला भी शिविर किया, तो दे वर नॉट इन फेवर। वो लोग बोलते कि तुम घर पे रह के भी काम कर सकते हो, तुम तो चाहते ही नहीं हो करना, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ में ये है। परफेक्टली फाइन। तो देखिए अब आपने एक रूट चुन लिया कि इस आर्ग्यूमेंट को बचाने के लिए हम झूठ बोलेंगे। हाँ। ठीक, ये बात हुई ना? ठीक है, यही तो बात है ना टोटल। तो अब देखिए हमने एक रूट ही झूठ का चुन लिया। आप पूछेंगे हमसे कि क्या करना ठीक है, तो ये जो जहाँ फंस रहा है ना आर्गुमेंट, वहाँ बात करना ठीक है, बिना झूठ वाले रूट को खोले हुए। हाँ वही बात करते हैं ना, पर ये आर्गुमेंट समझ में आए। और ये हर छोटी जगह पे होता है। ठीक है, घर में लोग मानते हैं कि पत्नी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कुछ न कुछ कहती रहती है, तो 2-4 झूठ बोल लेना ही ठीक है। ठीक, या वाइस वर्सा, पत्नी को लगता है कि इन 4 चीज़ों के लिए पैसे मांग करके रख लें, 2 इधर लगाएंगे 2 उधर लगा लेंगे, इतना झूठ बोलना तो ठीक ही है। ठीक है, बच्चे को लगता है तो देखिए क्या हो रहा है कि हम एक रूट ही गलत चुन ले रहे हैं। ठीक, रूट ही हम गलत चुन ले रहे हैं। अब उसमें कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जाएगी। 2-4 साल के बाद आपके पास, अच्छा झूठ पकड़ा भी जाता है आदमी का। ठीक है, आज एक तो डर रहता है झूठ बोलते हुए आदमी को, फिर पकड़ा भी जाता है। फिर 2 उपाय होता है, या तो झगड़ा होता है या हम बेशरम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो चीज़ें चलती हैं जी, और कैसे चलती हैं। हम एकदम सिंपल बात कह रहे हैं कि मामा मामी को अगर लग रहा है कि तुम घर पे भी रह के काम कर सकते हो, ठीक है, जीवन विद्या में जाने की जरूरत नहीं। कंसर्न उनका तो ठीक है, वो इस बात पे तो मना नहीं कर रहे कि काम करना ठीक नहीं। हमको बहुत सिंपल अपनी बात रखनी चाहिए। जैसे मैं अनुमान करता हूँ कि आपका क्या होगा, मैं आपकी तरफ से बोलूँगा तो मैं ऐसा बताऊँगा कि भाई मैं घर पे काम करने जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे ये कठिनाई होती है जिसको मैं नहीं कर पाती। यही तो बताएंगे। आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप कहोगे हाँ तुम्हारी बात ठीक है,
या कहोगे कि नहीं इस काम को तुम ऐसे भी तो कर सकते हो, यही तो करोगे ना। ठीक, हम लाइव लेंगे तो आप लाइव भी उत्तर देना चाहो तो इसके देते जा सकते हो, हम आर्ग्यूमेंट बढ़ाते जा सकते हैं। ठीक, हमको कोई कठिनाई नहीं है। जैसे आपके मामा मामी को लगे कि ये कह सकते हैं, आप बोलो उधर से, हम अभी रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो ये जो हमने बताया ना, दो में से एक चीज होगा। अगर आप फिर से कुछ बताओगे कि नहीं इस काम को तो ऐसे ऐसे कर सकते हो, आपने बताया, अगर मुझे वो ठीक जच गया कि हाँ ये बात तो ठीक है आपकी, मैंने फर्स्ट टाइम में उनको समझाने का ट्राई किया था, मम्मी नहीं किया था एक्चुअली। मैंने तो, मेरे को इतना नहीं पड़ती, मम्मी मेरी वो है, वो सब हैंडल कर लेती है। तो शी ट्राइड कि उनको एक्सप्लेन करना, उन्होंने, मम्मी ने उनको इंट्रोडक्टरी वीडियोस वगैरह भी सुनाए, सब किया। मतलब हम लोगों ने मामी को तो करने का स्पेसिफिकली ट्राई किया। वेट अ मिनट, हमने एक्सप्लेन करने में अभी तक बिल्कुल नहीं कहा है कि आप इंट्रोडक्टरी वीडियो भेज। नहीं हमने किया। नहीं, आपने क्या किया मैं वही कह रहा हूँ। देखिए जो आपने किया वो करने मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमको अपनी नीड बताई जाए कि मेरी ये नीड है, इस कारण से मैं जा रही हूँ, ठीक है। अब उस नीड को या तो अगला कहेगा कि ऐसे ऐसे फुलफिल कर लो, या कहेगा जाओ, ठीक है। वो जो तरीका बताता है हमको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, हो सकता है कुछ अच्छे क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिल जाए हमको, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सारे बैक एंड फोर्थ के बाद भी ऐसा ही होता है कि वो नहीं कन्विंस होते, हम एक सिंपल बात कह सकते हैं कि जो तरीका आप कह रहे हैं समहाउ हमसे वो नहीं हो पाता है, मेरे सारे वो के बावजूद हमसे नहीं हो पाता है, और अभी हमको लगता है कि ऐसा करने से मुझसे हो जाएगा। क्या करना चाहिए हमको, क्या कहोगे आप? मामी को आप अगर ये बात कहोगे तो मामी क्या कहेगी? ठीक है। हम देखिए हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा समय ये बचाने के लिए, या तो हमारा कॉम्पिटेंस नहीं होता है तो वो डेवलप कर लें, ठीक है, डेवलप कर लें। हम पहला बात तो यही कह रहे हैं। फिर ये थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम जो रास्ता ले रहे हैं ना, वो जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के प्रति अविश्वास को जन्म दे देता है। मैंने ज़िंदगी में 2 झूठ आपके साथ बोल दिया, ठीक है, 20 साल तक तो कम से कम आप हम पे भरोसा नहीं करेंगे, मैं ये बता सकता हूँ आपको, कि नहीं? तो ये 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, एक दिन ये लगा लेना ठीक है, या 20 साल का अविश्वास एक दूसरे के प्रति झेलना ठीक है? आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन टू आस्क, हमको तो पूछना है जी बस। बताएंगे, बट आई हैव अ वेरी बिग फैमिली, और हम लोग सब लोग काफ़ी क्लोज नेट है, स्पेशली नानी फैमिली, हम लोग बहुत क्लोज नेट है। तो भैया को बताएंगे, भाभी को बताएंगे, फिर छोटी मामी, छोटे मामा। तो कैसा होता है ना, सबको एक्सप्लेनेशन इतना करना पड़ता है, और फिर कहीं ना कहीं पे सबके जजमेंट्स भी आते हैं। मतलब एवरीबडी हैज़ अ राइट ऑफ देयर ओन थॉट्स, राइट? तो उनके सबके थॉट्स भी आते हैं, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या। अब सबको एक्सप्लेनेशन करने के उसमें मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना मेरे को, हाँ छोड़ दो, मैं अपना कर रही हूँ, वो अपना कर रहे हैं, फाइन, नहीं बताना है ना। एक लेवल पर आप जो कह रहे हैं मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, पर इसको एक दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है कि हमारा 30, 40, 50, 60 लोगों का एक परिवार है, ठीक, जिसमें एक डिस्कशन का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक। इसके थ्रू हम उस पूरे 50 लोगों को ये बात बता सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन में कैसे पहुँचाया जा सकता है, असहमतियों को सहमति की जगह पर कैसे पहुंचाया जा सकता है। इसका लाइव डेमो हो सकता है उन 50 लोगों के साथ। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लग सकता है, पर अगर इस पूरे प्रोसेस को हम एक बार निकाल दिए, ठीक, शुरू से लेके आखिरी तक, कि अंतिम जगह तक भी असहमति नहीं होगी तो क्या करना है, सहमति नहीं होगी तो क्या करना है और कैसे करना है, तो वो पूरा स्टेप जो है ना आपके लिए लाइफ लॉन्ग फिक्स हो जाएगा कि ज़िंदगी में किसी भी जगह पर अब आपको मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप शान से खड़े हो सकते हैं, करो, हम देख के आए हैं वो रास्ता क्या होता है, ठीक, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, करो ना, शुरू करो, ठीक। दूसरा ये होता है कि उन 50 लोगों को भी
कहीं ना कहीं उसका बीज शुरू हो जाता है कि यार एक संभावना तो है जिसमें से आगे बढ़ा जा सकता है। 2-4 को भी वो बीज चल गया, अच्छा है जी, लेकिन उनको ना भी जाए, आप समझिए हमारा लाइफ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जिंदगी भर के लिए ये जो पतली गली ढूंढने का एक डिजाइन हम बना रखे हैं, उस डिजाइन से हमको मुक्ति मिल जाती है। अपना कॉन्फिडेंस किसी दूसरे ही लेवल पर होता है, एक जगह वो कर लेने से। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हम कूद पड़े अभी इसमें, हम कहेंगे पहले अपना कॉम्पिटेंस को डेवलप करें, ठीक है। जब लगे कि कॉन्फिडेंस हो गया है, तब अगली बार जब वो मुद्दा आए तो उसको ट्राई कर दें। तब तक क्या करें, जो चल रहा है चलने दें, ठीक है, जो चल रहा है वो चलने दें। कॉम्पिटेंस डेवलप करने के बाद वो छोड़ना ठीक है। हमारे संदीप भैया थे बिलासपुर में, अभी हम उनकी रिकॉर्डिंग जब कर रहे थे तो उनकी वाइफ अनुराधा दी जॉब करती, नौकरी। वो कहती कि जब भी वो जो है बाबा जी से मिलते थे तो अनुराधा दी को आदरणीय ए नागराज जी एक ही प्रश्न पूछते थे कि ये बताओ कि नौकरी करने वाला प्रमाणित होगा कि नहीं होगा। यानी जीने में नौकरी को हम प्रमाण मानेंगे कि उत्पादन पूर्वक समृद्धि को प्रमाण मानेंगे, ठीक है। तो वो कहती थी नहीं बाबा, नौकरी करने वाला प्रमाणित नहीं होगा। सुबह जाइए मिलने, यही पूछें, दोपहर जाइए यही पूछें, शाम जाए यही पूछें, अगले दिन जाए यही पूछें। जब 8, 10, 15 बार लगातार हो गया तो ये दोनों एक बार गए मिलने के लिए और पूछे बाबा जी से कि बाबा जी ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, हम नौकरी छोड़ दें, ठीक। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कब कहा है। तो कहा भाई ये जो रोज रोज ये कर रहे हैं उससे तो हमको यही सेंस जा रहा है। उन्होंने कहा मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नौकरी छोड़ना है तो उसके पहले 5 एकड़ ज़मीन खरीद लो, उत्पादन का एक सेटअप बना लो, और जब लगे कि ये कितना सैलरी अभी इसको मिल रही है, तो उसने बताया कुछ सैलरी मिल रही है, जो भी मान लीजिए 12,000 रुपया, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा 15,000 रुपया जिस दिन तुम उत्पादन से कमाने लगोगे उस दिन नौकरी छोड़ देना। तो ये जो हम दूसरा बैकअप खड़ा नहीं करते हैं खड़ा होने का ना, और पिछले को खींचने की बात शुरू करते हैं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। कॉम्पिटेंस डेवलप कर लें फिर पैर रखें, ऐसे डूब के मर जाएं तो क्या फ़ायदा जी। तब तक क्या करें, तब तक जैसे चल रहा है चलने दीजिए। नहीं जी नहीं, संदीप भाई तो नौकरी में थे ही नहीं कभी। नहीं, अनुराधा दी कर रही है जी। आप कुछ कह रहे माइक? प्रश्न पूछना है मेरा, रह गया। हाँ सॉरी उनका प्रश्न है, सॉरी। आपका पूरा हो गया ना? हाँ सॉरी। तो ये ब्रेक कब करना है हमको बता देना भैया, कर सकते हैं? ठीक है, इनके प्रश्न के बाद करते हैं, आपका नहीं करते हैं भैया अभी हम। हाँ पूछिए। या ब्रेक के बाद? नहीं, प्लीज कंटिन्यू। तो मेरा प्रश्न जो है वो एक्चुअली मतलब समाधान के अर्थ में पूछ रही हूँ विथ रिस्पेक्ट। और मैं 5 साल के बाद लगभग आपका सुन रही हूँ ऑफलाइन, और ये अभ्यास मेरे लिए बिल्कुल नया है। तो मैंने बहुत सिंसियरली, जैसा आपने फर्स्ट डे पे कहा, तो पहले तो मैं बहुत ही खुश हुई कि अरे इतना सिंपल इसके स्टेप्स आपने बताए। लेकिन जैसे ही मैंने इसको अपने भीतर करना शुरू किया, मतलब मेरी जो तकलीफ़ आ रही है वो मैं शेयर कर रही हूँ, जैसे आप मुझे समाधान दे पाएँ। तो जैसे ही मैंने, जैसे आपने कहा एक वास्तविकता को अपने भीतर देखो, तो जैसे ही मैंने अपने भीतर ये वास्तविकता को देखा कि स्नेह में, विश्वास में मैं सुखी होती हूँ, या मुझे स्नेह विश्वास के साथ जीना है, तो तुरंत मतलब मुझे ये चीज़ दिखा कि मैं अपने पापा के साथ तो बहुत अच्छे से मतलब जी पा रही हूँ, एटलीस्ट स्नेह है, विश्वास है, लेकिन इमीडिएटली दिखा कि मैं अपने छोटे भाई के साथ तो नहीं जी पा रही हूँ। और जैसे ही मैं फिर आगे भी अपना सोच रही हूँ तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ मेरे अंदर पनप रही हैं। तो मतलब और पीड़ा अंदर ऐसे मैं देख पा रही थी कि मतलब ये अभ्यास से मतलब मेरी जो कमी है कि मैं स्नेह का भाव या विश्वास का भाव केवल पिता के साथ एज ऑफ नाउ फील कर पा रही हूँ, लेकिन छोटे भाई के साथ नहीं। तो वो मुझे और पीड़ा दे रहा था। तो उसका ये भी हो रहा था
कि मैं यहाँ पे आज सुबह से बैठी तो हूँ लेकिन 70% टाइम टोटली डिस्कनेक्टेड फील कर रही हूँ, मतलब मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ उस पीड़ा में। दो बात में तो इसका मतलब, और ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत ये जो आप मतलब ये जो अभ्यास की प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा मुझे इनर प्रेशर फील हो रहा है इस अभ्यास से, इनर कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा है, या है ना जैसे वहाँ पे रट्टू तोता बन के बड़े हुए अभी ये रोट रिपीटिंग सिस्टम मुझे करना पड़ रहा है बार बार कि अस्तित्व ऐसा है ऐसा है। तो ये सच में मुझे ये सहज ही नहीं लग रहा है। अंदर जो सच्चाई है मैं शेयर कर रही हूँ एक मित्र भाव से, शौक से मतलब जितना अच्छा ये शेयर करेंगे मैं उतना बढ़िया उत्तर दूंगा। तो ये सारा मेरे अंदर, मतलब मेरे को ये अभ्यास करते हुए वो अपने भीतर वो खुशी की एहसास या वो जो सहजता का एहसास या वो सरलता का वैसा कुछ नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा हेडेक और प्रेशर और एक जैसे हथौड़ा लगा दिया हो, लाइक यू नो ऐसा तुम करते रहो तो लाइक यू नो, तो बहुत ठीक नहीं लग रहा ये अभ्यास, तो और असहज लग रहा है। तो ये मेरी स्थिति है विच इज़ वेरी पेनफुल, दर्द वाली है। तो मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसा इसका समाधान क्या है। ये मेरे खुद के स्ट्रगल जो मैं अपने भीतर सिंसियरली देख पा रही हूँ। प्रश्न पूरा हो गया ना? धैर्य से सुन पाएंगे 5-7 मिनट? बीच में पूछेंगे तो नहीं वापस? थैंक यू। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि मैं जैसा आप कह रहे हैं ना कि पिताजी के साथ मैंने स्नेह देखा, भाई के साथ नहीं देखा, मैं अभ्यास को शुरू करने के लिए यहाँ से बोला ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात को ठीक से नहीं पहुँचा पाया आप तक कि अभ्यास का पहला ही स्टेप क्या है। उस स्टेप पर भी मैं बाद में आऊँगा, पर उसके पहले एक बात कहूँगा जिसको हमको रिफ्लेक्ट करके देखना चाहिए। हमने एक बार अंदर देखा, ठीक है, और हमको कमियाँ दिखनी शुरू हुई। ये कमियां पैदा हो गई या कमियां पहले से थी, ये पहचानना जरूरी है। तो ये पीड़ा पैदा नहीं हो रही है आपकी, ऐसा नहीं है कि देखने से पीड़ा पैदा हो गई। पीड़ा है पहले से थी, हम आंख किसी दूसरी तरफ किए हुए थे। अब ये चॉइस आपका है कि आपके पैर में घाव हो तो आप आंख दूसरी तरफ किए रहें या वो घाव को देख के मरहम पट्टी करें। दी चॉइस इज योर्स। अगर विधि यहाँ से ही शुरू करेंगे तो भी, हम अभी एक स्टेप पीछे नहीं गए हैं जहाँ से हम विधि को शुरू करेंगे, बट यहाँ से भी शुरू करेंगे तो अब ये उत्तर समझना पड़ेगा कि आज शुरू करें, कल शुरू करें, परसों शुरू करें, नरसों शुरू करें, ठीक। शुरू तो वहीं से होगा जहाँ हम खड़े, बदलाव नहीं हो सकता है उसमें। अगर हमारी स्थिति ये है कि कुछ लोगों के साथ हमारा स्नेह है, बहुत लोगों के साथ नहीं है, तो जिस दिन भी हम ठीक करने जाएंगे शुरू तो यहीं से होगा ना। वो बेस पॉइंट बदलेगा नहीं ना समय के साथ। तो आज उसको फेस करने का हिम्मत बनाएं, कल बनाएं, परसों बनाएं, धैर्य से बनाएं, पर बनाना तो पड़ेगा ही। और जब भी शुरू करेंगे शुरू तो वहीं से होगा। अगर हम यहाँ खड़े हैं आज, तो जिस दिन भी हम दिल्ली जाने का सोचेंगे भीलवाड़ा से ही तो शुरू करेंगे। जिस दिन भी करें, 1 तारीख को जाएं, 4 तारीख को जाएं, कि 3 महीना रुक के जाएं, कि 6 महीना रुक के जाएं, जाएंगे तो यहीं से। ये पहली बात समझना ज़रूरी है कि ये प्रक्रिया आपको पीड़ा पैदा नहीं कर रही है, बल्कि जो पीड़ा है ही उसकी तरफ ध्यान दिला रही है, ठीक है। और जब भी इसको ठीक करने जाएंगे तो प्रक्रिया वहीं से शुरू। ज़्यादा पीड़ा की स्थिति दिखती है तो जो इनडायरेक्ट मेथड्स जितने भी हमने कहे थे ना, पठन का, श्रवण का, सत्संगति का, ठीक, वो लिस्ट थी पूरी, प्राणायाम का, आसन का, साहित्य का, कला का, वो सब का सपोर्ट लेना चाहिए। सपोर्ट लेना चाहिए। वो सपोर्ट से आपको धीरे धीरे मदद मिलेगी और एक एक स्टेप फिर इस अभ्यास को कर पाएंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड्स के सारे तरीके को ठीक से हमको अप्लाई करना चाहिए। ये दूसरी बात समझ में आई? समझ में आई ये दूसरी बात? 2 बात कहूँ मैं वापस पूछूंगा, ठीक है?
ठीक है, ये 2 क्लियर हुआ। सबको ही हम रिस्पॉन्ड कर दे रहे हैं, जिनका भी वो प्रश्न हो उसके लिए। ठीक, इसके आगे देखेंगे ना, तो ये समझना ज़रूरी है कि मैं जो अभ्यास कह रहा हूँ वो यहाँ से नहीं कह रहा हूँ कि आप ये देखना शुरू करें कि पिताजी के साथ आपका संबंध कैसा है, भाई के साथ कैसा है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपने से 100 बार पूछ करके देखें कि आप मूलतः सही को समझना चाहते हैं कि नहीं, सही को जीना चाहते हैं कि नहीं, अपना शुभ चाहते हैं कि नहीं, सर्वशुभ चाहते हैं कि नहीं। आपका उत्तर हाँ आपने कल दिया था, घर के लोगों के लिए भी आपने इस सवाल का उत्तर कल हाँ दे दिया था, ऐसा मुझे याद है। उसके बाद जब प्रैक्टिस किया तो दिखा। वही तो, प्रैक्टिस के बाद अभी आपका निष्कर्ष क्या है? घर के लोग, छोटे भाई या पिताजी आपका शुभ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पोजीशन क्या है आपका? चाहते हैं ना, अभी भी वही पोजीशन है ना, बढ़िया। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आप छोटे भाई को, पिताजी को देखते हैं तो देखते हुए सबसे पहली चीज़ होश पूर्वक ये देखने का अभ्यास करें कि वो हमारा शुभ चाहते हैं। या तो आप जो बोले हो पीछे वो वाक्य अपना वापस ले लो कि भाई वो शुभ नहीं चाहते हमारा, वापस ले लो वाक्य, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर उस वाक्य पर टिके हुए हैं आप, तो पहला स्टेप मैं ये कह रहा हूँ कि पिताजी पर ध्यान जाते ही, छोटे भाई का ध्यान आते ही, पहली चीज़ हम प्रयास पूर्वक ये देखें कि वो मुझे सुखी करना चाहते हैं, मेरा शुभ चाहते हैं। ये बात दिखते ही आपका भाव ठीक हो जाएगा, या कम से कम जितना खराब है अभी उससे ठीक होने की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। खराब नहीं होगा ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ, जितना खराब अभी है उससे ज़्यादा खराब की तरफ जाने की तो संभावना नहीं है। थोड़ा ही सही ठीक की तरफ तो जाएगा। आप ही बताओ कि अगर आपको पिताजी को देखो, भाई को देखो, और पहली चीज़ ये दिखे कि आपका भाई आपका शुभ चाहते हैं, क्या भाव उठेगा आपके अंदर? और देखते हुए पहली चीज़ आपने उसमें ये देखी कि ये भाई मेरा शुभ चाहता है, क्या भाव उठेगा? स्नेह का कि विरोध का? इतना सरल अभ्यास में तो कह रहा हूँ, इतना सरल अभ्यास में कह रहा हूँ। हम गलती क्या कर रहे हैं? फिर से हम गलती ये कर रहे हैं कि भाई के बहुत सारे हमारे साथ किए गए व्यवहार को, आचरण को अपने भाव का आधार बना रहे हैं। इसलिए वो अच्छा आचरण दिखता है तो ठीक भाव बनता है, खराब आचरण दिखता है तो खराब भाव बनता है। मैं हर बार कह रहा हूँ कि उसको अपने भाव और व्यवहार का आधार बनाने के बदले उस मूलभूत वास्तविकता को आधार बनाया जाए कि मेरा भाई मेरा शुभ चाहता है। इस बात को हम देखें। सबसे पहले पिताजी का ध्यान आए तो पहली चीज़ ये ध्यान दें कि मेरे पिताजी मेरा शुभ चाहते हैं। बड़े भाई का ध्यान आए तो पहली चीज़ ये दिखाई दे कि वो मेरा शुभ चाहते हैं। भाभी का ध्यान आए तो पहली चीज़ ये ध्यान आए कि वो मेरा शुभ चाहते हैं। एक्चुअली मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि वो चीज़ है ना, मतलब मेरे साथ वर्क नहीं कर रही है। बहुत ऑनेस्टली बताऊँ तो मतलब वो जो आप कह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, आप अपनी जगह पे वो आप, मैं नर्सरी स्टूडेंट हूँ इस दर्शन की, आप पीएचडी पे पहुँचे हुए हो। तो वो आपके लिए इजी है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरा वो भाव जो है, जो आपने कहा अभी के शुभ का भाव, वो मेरे लिए शुभ चाहता है, लेकिन मेरे अंदर मैं ये देख पा रही हूँ पिता तो शुभ चाहते हैं लेकिन भाई वैसा नहीं चाहता। ये तो अच्छी बात है ना। देखिए तो आप पोजीशन वापस लोगे, हम जानते हैं। मतलब है ना, हाँ, कंटिन्यू वो है ना, वो मतलब है ना, वो ऐसा है, मतलब है ना, उसमें क्लियर दिखता है मुझे अपने भीतर कि वो
मतलब उसमें श्योरिटी नहीं है मुझे। एकदम ठीक कह रहे हैं। देखिए, ईमानदारी से कहेंगे तो यही उत्तर देंगे। मैं आपके उत्तर से ये कह सकता हूँ कि आप ईमानदारी पूर्वक उत्तर दे रही हैं, ठीक है। हाँ जी, मैं इसको पहले ऑथेंटिकेट करूँगा कि आप ईमानदारी पूर्वक उत्तर दे रही हैं, ये बात ठीक है। और मैं पहली बात फिर यही कहूँगा कि अभ्यास शुरू तभी होता है जब ये कुछ निश्चित वास्तविकता पर हमारा भरोसा तय हो जाता है। उसके पहले अभ्यास हो ही नहीं सकता है। तो आप ठीक ही कह रहे हो, अभ्यास संभव नहीं है। अगर जिस आधार पर ही हम बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं वो आधार पर ही हमारा भरोसा नहीं है तो अभ्यास न तो हो सकता है न ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? सारे दर्शन की दो काम करना चाहिए। सारे दर्शन का पठन, अध्ययन, सूचना, ये सब को बार बार पलट करके ये देखना चाहिए कि मानव मूलतः सही को समझना, सही को जीना चाहता है। ये भाषा है कि हमको इस पर भरोसा है। हमको ये बार बार पलट के देखना चाहिए कि ये जो हम बात कहते हैं, हर मानव सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, ये भाषा है या सच्चाई है। एक तो वहाँ देखना चाहिए दर्शन में। चूँकि आप 6-8 साल से लगी हुई हैं और आपकी बहुत निष्ठा है, इसलिए मैं उस दर्शन के आधार को भी प्रयोग कर सकता हूँ। जिसका नई निष्ठा हो उसके लिए ये आधार नहीं प्रयोग हम कर सकते, लेकिन आपके पास है वो आधार, तो मैं वो लिबर्टी लेकर के उसका एडवांटेज ले रहा हूँ कि भाई पूरे दर्शन को आप आराम से पलट करके देखिए कि दर्शन क्या कहता है। या तो आप कहिए दर्शन जो कहता है वो मैं नहीं मानती हूँ, तो और बात हो सकती है आगे, ठीक है, और बात हो सकती। लेकिन अगर आप कहोगे कि जो दर्शन कहता है मैं मानती हूँ, तो अभ्यास शुरू हो सकता है। लेकिन एक बार नहीं 100 बार उसको पलट के एक तो दर्शन में देख लेना चाहिए बार बार कि दर्शन क्या कहता है। दूसरा, अपने अंदर बार बार ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं दूसरे का शुभ चाहता हूँ कि नहीं चाहता। ये सवाल बार बार अपने अंदर पलट पलट के हर बार पूछना चाहिए कि मैं अपना शुभ चाहता हूँ कि नहीं, और अपने में आराम में रहते हुए दूसरे का शुभ चाहता हूँ कि। ये दूसरे पर भी आपको डाउट तो नहीं शुरू हो गया है कि मैं दूसरे का शुभ चाहती हूँ कि नहीं चाहती हूँ? क्या उत्तर है? नहीं, मैं शुभ चाहती हूँ। पक्का? हाँ। फिर से सोच लीजिए। नहीं, इसमें तो श्योरिटी है। श्योरिटी पूरा है? जीवन ही उसके लिए तो लगाया है बचपन से। बहुत सुंदर, एक आधार तो मिल गया हमको, फिर क्या सोचना है हमको। देखिए, ये अगर मिल गया ना तो अब 2 चीज़ बनेगा। या तो मैं एक विशेष मानव हूँ जो शुभ सोचता हूँ, बाकी सब सामान्य मानव हैं जो शुभ नहीं सोचते। या तो ये पोजीशन बनेगा, ठीक है। या पोजीशन ये बनेगा कि हर मानव दूसरे का शुभ ही चाहता है। ये 2 पोजीशन बनेगा कि नहीं? भैया, इसमें एक्चुअली मैं ये देख पा रही हूँ कि मतलब मैं कोई ऑनेस्टली मैं कोई विशेष हूँ ऐसा कोई भाव नहीं है, लेकिन मेरी जो अंदर ये देखने से जो मैं देख पा रही हूँ क्लियरली कि मतलब भले मैंने समय लगाया है, लेकिन मेरे को अभी दिख रहा है ये अभ्यास करते हुए कि शब्द रूप में पूरा आया है। मतलब शब्द बहुत आ गए हैं मेरे पास, कुछ कुछ अर्थ भी मैंने उसको तार्किक रूप से समझा है, लेकिन वो वस्तु रूप में मुझे नहीं स्वीकार हुआ है। ये मैं देख पा रही हूँ अभी पिछले 1-1.5 दिन से इंटेंसिवली। तो जो आपने कल, ये जो आप देख पा रही हैं ना, हाँ, ये 1-1.5 दिन में पैदा नहीं हो गया है, ये ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, मतलब ये था पहले से ही, हाँ, दिखना शुरू हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये पहले से ही था। प्लीज कंटिन्यू। तो मुझे ये वो अभी चीज़ दिख रही है कि मेरे को, क्योंकि मेरा पूरा तन मन धन इसी कार्य के लिए समर्पित है और बाबा जैसा बनना है, ये मेरा लक्ष्य है। तो मतलब एक पवित्रता से मैं कह रही हूँ कि वो मेरी पीड़ा है कि मतलब मुझे वो वास्तविकता नहीं, मतलब वो नहीं समझ आ रही या स्वीकार नहीं हो रही है, या वो इतना जो बाबा कहते हैं सत्य तो इतना सरल होना चाहिए, इतना इजी होना चाहिए, तो बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना टफेस्ट क्यों लग रहा है, या मैं उसको मुझे ये स्वीकार ही क्यों नहीं हो रहा है कि मेरा भाई मेरा शुभ चाहता है। हाँ, फिक्स करें, या हाँ, उसके साथ इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है, हाँ, है ना?
और वो भी आपने सही कहा, क्योंकि ऐसा कुछ आचरण हुआ है जिससे मेरे को वो सिक्योरिटी नहीं आ रही है ना। तो मुझे, मैं कोई विशेष नहीं प्रूव कर रही हूँ, बस मेरी ये खुद की जेन्युइन पीड़ा समझ गया मैं। देखिए, अगर हम अपने को सामान्य मानते हैं तो जैसा मैंने कहा कि एक गाय को देखते हैं तो वो घास खाती है, दूध देती है। ये बात अगर हम सामान्य गाय के रूप में समझते हैं, ये नहीं मानते हैं कि ये कोई विशेष गाय है जो दूध देती है, तो हमको हर गाय के बारे में ये बात समझ में आएगा ना कि वो घास खाती है और दूध देती है। आएगा कि नहीं आएगा? ये तर्क समझ में आ रहा? हाँ या ना, कुछ तो कहिए। हाँ पक्का? हाँ आ रहा है। अगर ये तर्क समझ में आए तो इसी तर्क को मैं बढ़ा रहा हूँ कि मानव के रूप में अगर मैं सही को समझना, सही जीना चाहती हूँ, खुद सुखी होना, दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ, तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि हर मानव ऐसा ही सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, खुद सुखी होना चाहता है, दूसरे को सुखी करना चाहता है। अगर सामान्य नियम इसको कहेंगे, विशेष नहीं कहेंगे, सामान्य नियम कहेंगे, तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पर भैया वही आप जीव चेतना वाले का एग्जाम्पल दे रहे हो ना, गाय और मानव में तो डिफरेंस है ना। आप मानव का कोई एग्जाम्पल दीजिए तो वो डाइजेस्ट भी हो ना। मतलब वो कुछ कह रहे हैं, कह ले, मैं कहूँगा ये बढ़िया है, मैं कहूँगा। नमस्ते भैया कमल। ऐसा रात को स्नेह का मेरे साथ हुआ था। रात को 2 बजे नींद खुल गई। 2 जनों से मेरा संबंध में कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, संवाद की बात चल रही थी। तो फिर मैं रात को नींद खुल गई और सपने में मैं नए नए क्या क्या हुआ होगा उनके साथ। तो रात को मैं स्नेह का वो प्रैक्टिस कर रहा था, सबके साथ स्नेह दिख रहा था थोड़ा बहुत। पर एक चीज़ रात को नींद खुलने के बाद, एक चीज़ आपकी जो ध्यान में आई कि समाधान है सब चीज़ का। तो अब अगर प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है जिससे मैं रात को उठ गया, तो रात को मैं सोचना कि समाधान क्या हो सकता है, अब अगला कदम क्या हो सकता है। तो उसके बारे में सोचना शुरू किया। अगर पीड़ा है और पीड़ा समझ में आ गई, पहले नहीं दिख रही थी, अब पीड़ा ऊपर आ गई, तो पहले मैं ऐसे ही चला रहा था, उस संबंध में कम्युनिकेशन नहीं भी हो। अब जब समाधान की तरफ सोचा तो रात को काफ़ी समाधान सुबह तक मिले, थोड़े बहुत, और थोड़े नहीं भी मिले। पर उस तक कम्युनिकेशन पे और पे ध्यान जाने के बाद कैसे रीस्टार्ट करें कम्युनिकेशन, कैसे इनकी बात से लगा, कैसे मैं छिपा रहा था किसी चीज़ को या बचना चाहता था कोई पुराने अनुभव से। तो चीज़ें तो वही होती है ले दे के। तो ये थोड़ा सॉल्यूशन मिलेगा शायद, है ना। इस दर्शन में सबका सॉल्यूशन है। दूसरा एक प्रश्न था मेरा छोटा सा जी, कि स्नेह जब देखने गया तो देखा कि मेरे नौकर को मैं जब खाना खाते हैं तो उनको अलग खाना देते हैं घर में जी, ये परिपाटी। तो बस स्नेह है या नहीं है। दूसरा जैसे कजिन ब्रदर है, कजिन सिस्टर है, तो लेन देन का आता है तो कजिन को हम कम देते हैं। जैसे 10,000 मेरी रियल सिस्टर को दूंगा तो उनको 5,000 दूंगा लेन देन में। तो ये स्नेह का भाव लगता है शायद कुछ ऐसा, या नहीं है, ये प्रश्न था। दीदी वाले क्वेश्चन पर आता हूँ। इस छोटे का उत्तर दे करके, दीदी मैं आ रहा हूँ, मैं भूला नहीं हूँ। अगर हम एक को 10,000 दे रहे हैं और दूसरे को 5,000 दे रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि दोनों को हम अपने परिवार का एक सा सदस्य तो नहीं मान रहे हैं। ठीक है, स्नेह है कि नहीं, उसके पहले मैं ये कहूँगा कि परिवार का एक सा सदस्य नहीं मान रहे। अब अगर ये पोजीशन ही हम मान रखे हैं कि नहीं, हम तो जॉइंट फैमिली हैं, एक से हैं, जैसा हम भाषा में कहते हैं ये संस्थान परिवार है, जीवन विद्या परिवार है, ABC XYZ परिवार है। अगर मूलतः सचमुच हम ऐसा मानते हैं, सचमुच, तब तो बराबर देना बनता है। ठीक है, हाँ वही, इसलिए मैं अपनी तरफ से उत्तर नहीं दे रहा हूँ। या ये साफ ही हो जाए कि नहीं भाई ये परिवार है, ये परिवार समूह है, ठीक, ये हमारा परिवार है, ये दूसरा परिवार है। ठीक, तो भाई हम अपने बच्चे की स्कूल फीस भरेंगे, आपके बच्चे के लिए होगा तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे, नहीं तो सलाह देंगे कि आप कैसे कमा सकते हो। फीस तो हम नहीं भरेंगे, लेकिन ये पोजीशन साफ है हमारा कि हम संबंध में क्या करेंगे, संपर्क में क्या करेंगे, परिवार में क्या करेंगे, पड़ोसी के परिवार में क्या करेंगे। हाँ, तो वो पोजीशन, लेकिन गलती क्या होती है, हम एक तरफ तो बात करते हैं कि ये परिवार है, हम सब एक जैसे हैं, ठीक, और हम तुमको परिवार ही मानते हैं, लेकिन तब अगर ये व्यवहार करेंगे
ये तो पीड़ा पहुंचाएगा किसी को भी, क्योंकि वो साफ हो जाता है कि ये एक जैसा तो नहीं है। लेकिन परिवार और परिवार समूह है तो दिक्कत नहीं है। उत्तर एक एक करके दे रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं भूला हूं जी। एक उत्तर तो पहले फिक्स हो। नहीं जी, वो भी याद है, वो भी याद है। ये जो दूसरा एक मिनट, ये जो दूसरा आपने नौकर के संदर्भ में कहा ना कि उसको अलग खाना खिलाते हैं, स्नेह है कि नहीं है। मैंने कल भी या परसों सुनील आगीवाल जी के प्रश्न का उत्तर देते समय इस बात को कहा था कि देखिए, जिस सहयोगी को आप अपने यहाँ रख रहे हैं उसको अगर आने के पहले से ये बात पता है, ठीक, कि यहाँ व्यवहार का ये स्वरूप है, ठीक, ये पैसा हमको मिलेगा, ये काम हमको करना है, ऐसा हमारा ट्रीटमेंट होगा, तो वो बाकी सब जगहों से आपको अच्छा पाएगा तो आएगा, नहीं पाएगा तो नहीं आएगा। जितने दिन तक वो बाकी सब जगह से अच्छा पाएगा आपके यहाँ रहेगा, जिस दिन भी नहीं पाएगा उठ करके चला जाएगा, ठीक। उस दिन अगर हम उसको घेर करके रोकना चाहते हैं तो ठीक नहीं है, ठीक। तब तक के लिए ये न्यूनतम जगह है कि हम वैसा चला सकते हैं कि उसको पता है, और मैं प्रैक्टिकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, कि उसको पता है कि इतना पैसा मिलेगा, ये काम करना होगा, इस तरह का हमारे साथ व्यवहार होगा, ठीक। पता है, ट्रांसपेरेंसी है उसमें, छुपा हुआ नहीं है कुछ कि हम बोल रहे हैं कुछ और कराएंगे तुमसे कुछ और, ठीक। तो वो न्यूनतम जगह है जहाँ से शुरू होने की ज़रूरत है। धीरे धीरे आगे कहाँ तक जा सकता है वो तो संभावनाएं तो असीम खुली हुई है, असीम खुली हुई है, पर न्यूनतम जगह हुआ है। अब लौट के आ जाते हैं हम फिर से, ये दोनों बात क्लियर हो गई ना। अब हम लौट के आ जाते हैं फिर से आपके प्रश्न पर कि ये जो बात है ना कि पीड़ा हमको दिख रही है, तो अब दो उपाय, एक है कि उससे मुंह मोड़ लें, दूसरा है उसको देख करके समाधान की तरफ बढ़ लें। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि जब पीड़ा दिखाई दे रही है उस हमें उसके समाधान का सबसे अच्छा अवसर है, तो एक बार के लिए हिम्मत करके हमको एक कदम दो कदम बढ़ा लेना चाहिए। और वो एक कदम दो कदम बढ़ाने का मतलब यही है कि भाई के लिए बार बार एक ही चीज़ सोचना चाहिए कि उसने करने में तो कुछ चीज़ें ठीक नहीं की हैं, ये बात सही है, ठीक है, कुछ ठीक भी किया होगा उसका भी लिस्ट बना के देखना चाहिए। इनफैक्ट वो एक अच्छा होमवर्क है कि क्या ठीक किया है उसका लिस्ट बना के देखें और क्या ठीक नहीं किया है उसका लिस्ट बना के देखें। हो सकता है कि ठीक वाली लिस्ट बहुत लंबी दिखने लगे आपको, मैं अभी पक्का नहीं कह रहा हूँ, बट ये संभव है। उसको हमको ठीक से बनाना चाहिए, सीरियसली बनाना चाहिए। हो सकता है वो लिस्ट बहुत लंबी दिखने लगे, तो उससे ये जो डाउट हमको किसी के ऊपर हो रहा है ना, अगर 90% सहयोग और 10% समस्या दिखेगी तो हमको भरोसा भी 90% होगा, डाउट भी 10% ही होगा। वो तो अब आगे आते हैं ना, एक एक स्टेप चल रहे हैं हम कि पहले 90% तो ले लें हम, 100% वाला उपाय तो उनको नहीं शुरू में पकड़ में आया, तब हम दूसरे साइड से चल रहे हैं कि 90% ठीक करता है, 10% नहीं करता है, तो 90% तो भरोसा होगा, 10% डाउट होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं कुछ शेयर करूं? ये बात समझ में आई कि इसी पे ही कहना है। कंटिन्यू। तो ये जो आपने कहा ना, मैंने फिर यही अपने में यही होमवर्क किया कि पूरा याद करने का, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, कि है ना, मतलब हमारे संबंध कैसे थे और कैसे रहे और उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है ना, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से अपने भीतर मैंने देखा। तो मैंने ये तो ज़रूर पाया कि उसने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, मतलब अच्छा किया है, जो भी बोला है हमेशा किया, मोस्टली उसने किया ही है। फिर भी मैं बता रही हूँ मेरी जो मनस्थिति क्या हुई, तो ये करने के बाद भी फिर ये क्वेश्चन आया, फिर से ये आंसर आया, बिकॉज़ वो संबंधों में जो मैं फील कर पा रही हूँ, फिर ऐसा लग रहा है कि अभी तो माता पिता, मतलब पिताजी हैं,
पिताजी हैं इसलिए तो ये ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के नाते लाइक यू नो वो सब कर ही रहा है, वो सब है ना, लाइक पिताजी की वजह से वो सब शायद कर रहा हो, तो लाइक यू नो ऐसा भरोसा नहीं आ रहा कि क्या वो खुद की इच्छा से कर रहा हो, लाइक यू नो एग्जाम्पल, तो क्या स्नेहवश करता हो या चलो ठीक है मजबूरीवश करता हो, लाइक यू नो, या पापा के दबाववश करता हो, तो वो सारे फिर मेरे अंदर क्वेश्चंस आने लगे कि मतलब वो संबंध की एक सहज जो खुशहाली महसूस होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी महसूस नहीं हो रही है। ठीक कह रहे हैं। जो मे भी वो बचपन में महसूस होती थी वो अभी बिल्कुल नहीं हो, मतलब वो नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा। ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न को फिर से फॉर्मुलेट करूँगा कि ये प्रश्न पूछिए कि उसने हमारा सहयोग नहीं किया, दबाव बस कर रहा है, मजबूरी बस कर रहा है, ABC XYZ बस कर रहा है, वो नहीं जब सहयोग कर पा रहा है उस समय वो नहीं करना चाहता है या नहीं कर रहा है। जैसे आपकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा होता होगा ना जो आप करना चाहते होंगे कर नहीं पाते होंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप हमारे लिए, इनके लिए किसी के लिए सोचते होंगे बहुत कुछ करने का, कई बार कर पाते होंगे, कई बार नहीं भी कर पाते होंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ। इससे पता चलता है कि हमारा चाहना और हमारा करना दोनों के बीच गैप होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है, एक चीज़ तो नहीं है। ये बात समझ में आई? पक्का? यही बात अब दूसरे के संदर्भ में देखने की ज़रूरत है कि दूसरे के करने में मुझे बहुत सारी कमी दिख रही है, क्या इसका मतलब ये है कि वो ठीक चाहता भी नहीं है? या उसका जैसे हमारा चाहना और करना अलग अलग है वैसे ही दूसरे मनुष्य का भी चाहना और करना तो अलग अलग होगा ना, कि एक ही होगा? हाँ अलग अलग होगा ना। तो करने में कमी दिखाई दे रही है, यहाँ तक तो बात ठीक है। चाहने में डाउट को, कमी को हम क्यों पैदा कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन पकड़ में आ रहा कि मैं रिपीट करूं फिर से? हाँ मतलब मैं इसको मानना नहीं चाहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये मैंने सुने हैं शब्द, चाहना सबकी ठीक है, वो कर नहीं पा रहा है, तो मैं इसको क्यों मानूं? मैं इसको समझना चाहती हूँ, वो मेरे को जो वास्तविकता समझ नहीं आ रही, वो वस्तु नहीं दिख रही। मैं दिखाता हूँ ना वस्तु। आपको अपने लिए ये बात दिखती है कि आपकी चाहना अलग है और आपका करना अलग है कि नहीं दिखता? हाँ वो दिखता है। पक्का? हाँ। वस्तु दिख रही है? हाँ दिख रही है। शब्द बोल रहे हैं? नहीं, वस्तु दिख रही है, मेरे केस में दिख रही है। जब एक मनुष्य के केस में वो बात दिख रही है तो वही चीज़ दूसरे मनुष्य के लिए भी लागू होगी ना, कि उसका भी चाहना अलग है और करना अलग है। अब दूसरे मनुष्य का आप और कैसे देखोगे? ये कोई मुंह नाक आँख तो है नहीं ना कि आँख नाक मुंह की तरह दिखाई देगा। जैसे अपने लिए हमको ये बात दिखती है, आपने कहा है अभी, बदलिएगा तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, बट पोजीशन में वही लेके चल रहा हूँ कि आपने कहा कि मुझे अपने लिए मेरे चाहने और करने के बीच दूरी दिखाई देती है, तो यही बात हमको दूसरे के लिए भी दिखेगा ना। जैसे मुझे अपने लिए अगर दिख गया कि मेरे चाहने और करने के बीच दूरी है, तो आपके लिए भी ये बात हमको दिखेगी ना कि आपको भी चाहने और करने के बीच दूरी होता है। ठीक? तो जो आप कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, जो आप चाहते हैं वो अलग चीज़ है। पहले तो ये दिखे हमको कि दोनों एक नहीं है। अब आपके चाहने को कैसे पता करें हम? उसका एक ही तरीका है, अपने को बार बार सवाल पूछ करके देखना कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। और अगर मुझे हर बार ये बात दिखता है कि मैं तो दूसरे को सुखी ही करना चाहता हूँ, ठीक, कभी कर भी पाता हूँ, कभी नहीं भी कर पाता हूँ, लेकिन चाहना तो पक्की है ना। कर आप भी नहीं पाते होंगे, कई बार दूसरे लोग आपसे भी दुखी हो जाते होंगे ना घर के, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये बात तो दिखती है ना कि मैं चाहती तो हूँ सुखी करना, कर नहीं पाती हूँ मैं भी हमेशा। ये बात दिखने से समझ में आता है कि जैसे मेरी चाहना प्योर है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पर्सनल स्टेटमेंट हुआ कि मेरी चाहना प्योर है। ठीक। जनरल स्टेटमेंट क्या हुआ? मानव की चाहना प्योर है। ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी चाहना प्योर है, सेकेंड स्टेटमेंट मानव की चाहना प्योर है, थर्ड स्टेटमेंट
मेरा भाई भी मानव है इसलिए उसकी भी चाहना प्योर है। ये पकड़ में आता? तो फर्स्ट हमने वाले न्याय तक शास्त्र के तर्क पढ़े हैं। फर्स्ट वाले तक मैं क्लियर उसी है। का प्रयोग कर रहा हूँ भैया मैं खुद में देखती हूँ तो वो स्वीकार होता है, लेकिन सेकंड और थर्ड नहीं स्वीकार हो रहा है। सॉरी फर्स्ट वाला स्टेप स्वीकार हो रहा है तो एग्जैक्टली अगर सेकंड और थर्ड नहीं स्वीकार हो रहा है। तो आप मानव हैं कि नहीं हैं ये स्वीकार होता है? हाँ मानव हूँ। तो अगर आप मानव हैं और आपको अपनी चाहना दिखता है कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ और आप कह भी रहे हैं कि आप मानव हैं, तो इसी का मतलब तो ये हुआ कि मानव की चाहना दूसरे को सुखी करने की है। या आप कह रहे हैं कि मैं एक विशेष मानव हूँ जिसकी चाहना दूसरे को सुखी करने की है, बाकी सब सामान्य मानव हैं जिसकी चाहना दूसरे को सुखी करने की नहीं है। श्याम भाई, वो अंजू के प्रति मेरे विशेष कृतज्ञता है कि वो पहली बार कानपुर का परीक्षा इसलिए मुझे कराया, वहाँ पे 1 महीने का सार और वो हो रहा है। मैं 6 महीने जा नहीं पा रहा था कि पिताजी बोले मैं तो इतनी उम्र है 6 महीने एक साथ जाएगा तो मर जाएंगे, इतना अध्ययन करते रहना। तो ऐसे में इसको मैं इससे मेरा अलग तरह का संबंध है, ये समझा बात करूंगा, वो बात करेंगे। सबको 4 है ना? एक मिनट हमको दीजिए, 1 मिनट बस दे दीजिए, एक मिनट दे दीजिए। तो देखिए ये जो बात है ना, इसको आराम से सोचिए कि आप अपने को मानव मानते हैं अगर, तो ये दोनों, जैसे मैं अगर मानव मानता हूँ अपने को, ठीक, तो श्याम मूलतः सुखी होना चाहता है। अगर मैं अपने लिए देखूँ तो मैं मूलतः सुखी होना चाहता हूँ, श्याम मूलतः सुखी होना चाहता है, मानव मूलतः सुखी होना चाहता है। ये तो सब एक ही बात हुई ना जी, कि नहीं? ऐसे ही मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, श्याम दूसरे को सुखी करना चाहता है, मानव मूलतः दूसरे को सुखी करना चाहता है। ये एक बात है कि नहीं, इस पर सोचा जाए, अभ्यास नहीं किया जाए अभी बस सोचा जाए। ठीक है, 4:50 हो गया है, 5:15 बजे हम मिलते हैं। 5:15 नमस्ते।